हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश हिंदी चैनल। मेरा नाम शशांक मित्तल है और मैं आकाश में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। आज हम फिजिक्स के अंदर जो एडवांस के पेपर्स हैं उनके डिस्कशन के लिए यहाँ पे आए हैं। एडवांस की प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एडवांस के पीवाईक्यूज करना। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे 2021 यानी 2021 के पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हमें वर्नियर कैलिपर्स की बात करी गई है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वर्नियर कैलिपर्स हमें पढ़ाई जाती है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स क्लास 12 के लास्ट सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहली है वर्नियर कैलिपर्स और दूसरी क्या है, स्क्रू गेज। करेक्ट। तो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एरर्स का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप वो एरर्स का सेक्शन बहुत ढंग से पढ़ें, क्योंकि अगर एरर्स के सेक्शन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो ये जो क्वेश्चंस आने वाले हैं एडवांस में आपके, वहां पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो चलिए फटाफट एक बार शॉर्ट में एरर्स के कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को पढ़ के इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो यहां पे आपको एरर्स का समझना पड़ेगा। तो जब हम एरर्स की बात करते हैं तो यहां पे एरर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एरर और एक होता है नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर को हमेशा हम रीडिंग में से सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो रीडिंग माइनस ऑफ पॉजिटिव एरर, और नेगेटिव एरर को हमेशा रीडिंग में से ऐड करते हैं, यानी दिस प्लस नेगेटिव एरर। और ये हमारी क्या वैल्यूज आती हैं, ये हमारी एक्चुअल वैल्यूज आती हैं, यानी जो सही वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, वो यहां से निकलती है इन एरर्स को प्लस और माइनस करने से। आई होप यहां तक चीजें एकदम क्लियर है। अब यहां तक अगर चीजें क्लियर है तो चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे कहा गया कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.1। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़े सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर देना चाहिए ताकि हम उसमें कोई भी गलती ना करें। तो सबसे पहली चीज 1 MST यानी 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.1 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला गया, 10 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कोरस्पॉन्ड्स टू 9 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। क्या हम यहां से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन। बिल्कुल सही यहां तक, ठीक है। तो हम अभी तक यहां तक पढ़ चुके हैं। द फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट शोज द रीडिंग ऑफ दिस कैलिपर्स विद नो गैप बिटवीन इट्स टू जॉस। तो जब इनके जॉस के बीच में कोई डिफरेंस, कोई गैप नहीं होता, तब यहां पे रीडिंग ऐसी आती है। क्या यहां पे जीरोस कोइंसाइड कर रहे हैं, जवाब ऑटोमेटिकली है नहीं कर रहे। इसका मतलब यहां पे कुछ ना कुछ एरर है। अब क्या एरर है इसको समझेंगे हम। अब यहां पे अगर जीरो ऑफ द मेन स्केल राइट में लाई कर रहा है जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल के, तो डेफिनेटली यहां पे एक नेगेटिव एरर है। और पॉजिटिव एरर कब होता बच्चों, जब वर्नियर स्केल का जीरो राइट में होता किसके, मेन स्केल के। इसका मतलब यहां पे हम नेगेटिव एरर लेंगे और यहां पे फाइनल रीडिंग निकालने के लिए एक्चुअल जो रीडिंग आएगी उसमें से क्या करने वाले हैं, यहां पे नेगेटिव एरर है तो ऐड कर देंगे। यहां तक आई होप क्लियर है। अब मैं क्या करने वाला हूं, रीडिंग की वैल्यू निकालने वाला हूं, बट उससे पहले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या यहां तक क्लियर है क्या। अब मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू तो हमें पता है, वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू अभी अभी निकाली, तो क्या यहां पे 9/10 मेन स्केल डिवीजन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो यहां से सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 1/10 मेन स्केल डिवीजन विच इज इक्वल टू हाउ मच, 0.01 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू बड़ी काम की है बच्चों, इसको ध्यान रखना है हमें, क्यों, सॉल्व करते समय काम आएगी। अब यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे अगर मैं नेगेटिव एरर निकालूं तो क्या यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से ये जो 6th वाली रीडिंग है, दिस इज कोइंसाइडिंग, ये एग्जैक्टली मैच कर रही है एक मेन स्केल की रीडिंग से। तो क्या यहाँ पे जो नेगेटिव एरर की वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी आएगी, चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव एरर की वैल्यू निकालूं तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 - 6 इंटू लीस्ट काउंट। आई होप ये आपको पता होगा, जब भी हम नेगेटिव एरर निकालते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स में से माइनस करते हैं जो भी वैल्यू मैच कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.04 सेंटीमीटर। देख लीजिए लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी है, 0.01। 10 - 6 कितना होता है, 4 इंटू 0.01 कितना हो गया, 0.04 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास नेगेटिव एरर की। अब हमसे क्या बोला गया, द करेक्ट डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, एक्चुअल रीडिंग निकालनी है। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन की बात करें तो हमें रीडिंग का निकालने का बेसिक एक्सप्रेशन, बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है भाई बेसिक एक्सप्रेशन हमारे पास, तो रीडिंग को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, मेन स्केल डिवीजन प्लस क्या करेंगे, सोचिए, वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, यही वैल्यू होती है। मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इस केस में 3 ये रहा तो 3.1 ये वाली होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.1 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन की कौन सी वैल्यू मैच कर रही है, 1
हाँ बिल्कुल 1 वाली कर रही है, बाकी सब अगर आप गौर से देखें तो ये अलग जा रही है और मेन स्केल की डिवीजन अलग जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना है भाई, लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करने पे आ जाएगा 3.11 सेंटीमीटर। अरे वाह, आंसर आ गया, ऑप्शन मिल गया, मैच करके आगे बढ़ जाएं? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एरर दे रखा है भाई यहाँ पे, तो एक्चुअल रीडिंग क्या होगी यहाँ पे, एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू रीडिंग। यहाँ पे कौन सा एरर था हमारे पास, नेगेटिव एरर, तो हम क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। सो नेगेटिव एरर, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करें तो 3.11 सेंटीमीटर प्लस ऑफ 0.04 सेंटीमीटर, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 3.15 सेंटीमीटर, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगर आप गौर से देखें तो ये भी आंसर आपके ऑप्शंस में अंदर है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, कुछ भी मिल गया मार्क के आगे बढ़ गए, भाई बहुत महंगा पड़ जाता है ये सौदा। तो ध्यान रखिएगा, आंसर यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, 3.15 सेंटीमीटर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे कुछ एक डेटा भी दे रखा है हमने कि कहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है, अनअटेम्प्टेड कितने बच्चों ने नहीं अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को, कितने बच्चों ने सही अटेम्प्ट किया और कितने बच्चों ने रॉन्ग अटेम्प्ट किया। ये शुरुआत के जो क्वेश्चन हैं ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होने वाले हैं 4, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप 100% श्योर एक ऑप्शन पे, तो आप आगे बढ़ जाइए उस क्वेश्चन को टिक करते हुए। चलिए, तो आप ये भले से रुक के देख सकते हैं, मैं हर बार इस चीज को बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पहली स्लाइड में आपको समझाता हूँ डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, ये बता रखा है, कितना समय लगता है। इन जनरल इस क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट के अंदर इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो आप देखिए कि क्वेश्चन के बारे में जो चीजें लिखी हुई है वो किस तरीके से हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जब क्वेश्चन आया था तो ऑब्वियसली जिन बच्चों को ये क्वेश्चन मिल गया उनको तो मजा आ गया। मजा क्यों आ गया भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा आसान है और इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। कौन सी चीजें याद होनी चाहिए भाई, ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए सबसे पहली चीज। देखते हैं इस क्वेश्चन को, अगली चीज क्या पता होनी चाहिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर वो आपको पता है तो सब कुछ पता है। एक बार फटाफट इस क्वेश्चन के पीछे के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि जो भी हीट ट्रांसफर है दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी का चेंज प्लस वर्क डन। अब यहाँ पे कुछ चीज आपको बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर वॉल्यूम बढ़ रही है, इफ द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तब क्या होगा भाई, वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। क्या समझ में आएगा? अगर वॉल्यूम घट रही है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये चीजें पता होनी चाहिए। अगली चीज डेल्टा यू के बारे में, डेल्टा यू क्या होती है बच्चों, इंटरनल एनर्जी। क्या यहां पे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पे डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव होती है, भाई इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अरे अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण ही बढ़ सकती है। अगला कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर घटेगा तो डेल्टा यू का क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा नेगेटिव। अंडरस्टूड यहां तक, बहुत बढ़िया। अब दिमाग लगाइए, इन बेसिस पे हम क्यू की साइन के बारे में बात करेंगे। अब अगर क्यू पॉजिटिव है, अगर क्यू पॉजिटिव है तो हमारे पास सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है। सो सिस्टम एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। तो सोच के देखिए, अगर क्यू पॉजिटिव आ गया मतलब सिस्टम को एनर्जी मिल गई, और क्यू नेगेटिव आ गया तो क्या मतलब होगा, उसका उल्टा। उल्टा क्या होता है, सिस्टम से एनर्जी चली गई। सो क्यू नेगेटिव, सिस्टम रिजेक्टेड एनर्जी। अब भाई देख लीजिए, मेरे हिसाब से आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, और हम भी आपकी उसी पढ़ाई के अंदर एक छोटा सा योगदान देना चाहते हैं। और इस पढ़ाई के अंदर डेफिनेटली आपको इतना तो पता ही होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब समझ लीजिए। अब पीछे चलते हैं, हम अपने एक्चुअल में क्वेश्चन पे चलते हैं। इन पॉइंट्स का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। एक आइडियल गैस है जो अंडरगोस 4 स्टेप साइकिल, तो 4 स्टेप साइकिल की बात कर रही है, एज शोन द पीवी डायग्राम। तो भाई पीवी डायग्राम तो हमारा फेवरेट डायग्राम है, क्यों, इसको सॉल्व करना, इसको समझना, इसको लिखना, इसको इंटरप्रेट करना बड़ा आसान काम है। ड्यूरिंग दिस साइकिल हीट इज एब्जॉर्ब बाय द गैस इन, हीट एब्जॉर्ब की बात हो रही है बच्चों, हीट एब्जॉर्ब। अगर भाई कोई हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि क्यू पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ये लोग। तो क्यू पॉजिटिव कौन सी स्टेट में होगी, तो चलिए हम एक एक करके सभी स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली स्टेट के बारे में बात करते हैं, विच इज स्टेट 1 ओवर हियर। अब अगर स्टेट 1 की बात करूं मैं, तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्या स्टेट 1 में प्रेशर कांस्टेंट है क्या, अपने आप देख के बताइए, बताइए प्रेशर क्या कांस्टेंट है, बिल्कुल सर, हाँ कांस्टेंट है। वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं, वॉल्यूम डेफिनेटली बढ़ रहा है सर, यहां से आगे गए तो वॉल्यूम बढ़ गया। अब अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम के बढ़ने के कारण वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने के साथ साथ क्या इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं इस प्रोसेस की बात करूं तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से क्या प्रेशर कांस्टेंट होने के कारण, वॉल्यूम बढ़ने के कारण, ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। भाई ये तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स और गैस कांस्टेंट कांस्टेंट ही है। तो क्या बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ेगा, डेल्टा यू। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? एक बात बताइए, क्यू होता क्या था,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है Q होता है डेल्टा U प्लस W। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब अगर ये पॉजिटिव तो बताओ भाई पॉजिटिव 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 होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा? आंसर एकदम सही है, क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही। तो यहां पे Q की वैल्यू आ जाएगी अपने पास पॉजिटिव, यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है भाई। अब इतना भी अगर आपने कर लिया तो देखो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ऑप्शन एलिमिनेशन से पहले ऑप्शन को करते ही आपका एक ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, सिंगल करेक्ट। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के अंदर। सेकंड की बात करते हैं यार, सेकंड वाले प्रोसेस के अंदर बच्चों जब ये नीचे आता है तो प्रेशर तो डिक्रीज हो रहा है, ये तो पक्की बात है, बट वॉल्यूम जो है ना वो बदल ही नहीं रहा। अब अगर वॉल्यूम नहीं बदल रहा तो वर्क डन की वैल्यू बताइए। अरे अगर वॉल्यूम ही नहीं बदलेगा तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी जीरो, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम फिक्स्ड है। अब बात करते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी वाले एक्सप्रेशन से। तो अगर मैं बात करता हूं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, कॉमन सेंस कहता है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर को भी डिक्रीज होना पड़ेगा, और एनआर तो कांस्टेंट है ही भाई। तो क्या हम यहां से समझ सकते हैं कि टेम्परेचर का डिक्रीज होना मतलब डेल्टा यू का कम हो जाना? अब अगर डेल्टा यू की वैल्यू कम हो गई, वर्क डन जीरो है, तो क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कह सकते हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू? डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव, वर्क डन की वैल्यू जीरो, तो Q की वैल्यू नेगेटिव, यानी कि स्टेप 2 जो होगा वो डेफिनेटली नहीं हो सकता। तो ये गलत हो गया बच्चों। क्या यहां तक समझ में आया क्या आपको? अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड प्रोसेस के अंदर तो हमने अभी तक फर्स्ट की बात करी, हमने अभी तक सेकंड की बात करी, लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड वन। थर्ड प्रोसेस के अंदर क्या प्रेशर कांस्टेंट है क्या? बिल्कुल सही बात है। क्या वॉल्यूम कम हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। तो क्या यहां पे हम वर्क डन को नेगेटिव कह सकते हैं क्या? बनता तो है कहना। पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्या प्रेशर कांस्टेंट? बिल्कुल। वॉल्यूम कम हो रहा है, ये कांस्टेंट, ये भी कम हो रहा है, तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नेगेटिव। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? सोच के देखिए, डेल्टा यू भी नेगेटिव, वर्क डन भी नेगेटिव, दो नेगेटिव क्वांटिटीज को ऐड करूंगा तो क्या ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी? जहां जहां पे थर्ड है वो गलत है। क्या आपको यहां तक समझ में आया क्या? आगे बात करते हैं आखिरी स्टेप की। हम फाइनली आंसर हमें मिल चुका है, बट फिर भी हम एक बार सॉल्व पूरा करेंगे। फोर्थ स्टेप की बात करते हैं। तो फोर्थ प्रोसेस के अंदर क्या यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है? बिल्कुल है। तो अगर हम फोर्थ प्रोसेस की बात करें तो फोर्थ प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी वर्क डन कितना है बच्चों? जीरो है। पीवी इक्वल टू एनआरटी से प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा? टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव, तो वर्क डन प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू होता है। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? पॉजिटिव। क्या हमारे पास ये चौथा और पहला एकदम सही है, यानी कि हमारे पास जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आई होप यहां तक आपको एकदम समझ में आया, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही कम लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ा था क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन था। मैक्सिमम बच्चों ने, आधे से ज्यादा बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और सही किया है, और कुछ बच्चों का अनफॉर्चुनेट रहा और ये क्वेश्चन गलत हो गया। बहुत ही आसान, 1 से 2 मिनट का था। मुझे शायद समय समझाने में शायद 2 से 3 मिनट लग गए होंगे, बट क्योंकि हमें सब कुछ समझना है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हमारे पेपर में आने वाले हैं 2025 में आने वाले हैं उनको सही करना है, तो हो सकता है थोड़ा एक्सप्लेनेशन में समय लग गया हो, बट एक्चुअल में ये 1 से 2 मिनट के अंदर इजीली सॉल्वेबल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। एक रे ऑप्टिक्स, एक ऐसा चैप्टर जिसे हम ये मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन पेपर 1 में और एक क्वेश्चन पेपर 2 में डेफिनेटली आएगा। उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमारे पास रे ऑप्टिक्स से आया है। रे ऑप्टिक्स के अंदर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, और क्या होता है हमारे पास, लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया, सिल्वरिंग ऑफ लेंस हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हो गया। इन सब टॉपिक्स पे जनरली जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जेईई एडवांस और जेईई मेंस दोनों के अंदर ही रे ऑप्टिक्स एक पसंदीदा टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस करी गई ओ पे, तो हमारे पास ओ जो है वो ऑब्जेक्ट बता रहा है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस L1, तो L1 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। फिर क्या बोला गया? एक कॉन्केव लेंस है L2, यानी एक और कॉन्केव लेंस आपको दिखा रखी है जो कि 10 सेंटीमीटर इससे दूर रखी गई है, और हमें ये बोला गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो एक बार मैं फटाफट इन सब वैल्यूज को मार्क कर देता हूं। हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो है 10 सेंटीमीटर, हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो है 10 सेंटीमीटर, और द रेडियस दे रखी है वो कितनी रखी है? 20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखी है। हमें निकालना है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर जो भी रिफ्रैक्शन हो रहे हैं इनिशियल और फाइनल केस के अंदर मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो चलिए एक बार फटाफट कुछ बेसिक चीजों से समझना चालू करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे? ध्यान देने वाली बात यह है कि म्यू की वैल्यू 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज लगेगी हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। उसके बाद क्या लगेगा? एक बार हमें लेंस मेकर फॉर्मूला से इन दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ निकल गई, उसके बाद तो बड़ा क्वेश्चन आसान है। क्यों? क्योंकि हमें इस बार उसके बाद करना पड़ेगा सिंपल लेंस फॉर्मूला, और उससे आंसर बड़ी जल्दी आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें लेंस मेकर फॉर्मूला पता होना चाहिए, विच इज 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2। यहां तक क्लियर है क्या? सबको पता ही फॉर्मूला? अच्छा,
अब एक बार मैं लेंसेस बना देता हूँ ताकि आपके लिए लिखना थोड़ा आसान हो जाए। हमें यहाँ पे दे रखा है 20 सेंटीमीटर दोनों तरफ, और म्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1.5। अब यार मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करूंगा, आप चाहे तो मुझे थोड़ा सा स्लो करके, वीडियो को स्लो करके आप समझ सकते हैं। बाकी बेसिक सिंपल सी वैल्यूज को मैं पुटअप करने वाला हूँ किसमें, लेंस स्पीकर फॉर्मूला में। म्यू की वैल्यू कितनी है, 1.5। अगर मैं यहाँ पे 1.5 रख दूँ तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1.5 माइनस 1 कितना होता है, जल्दी बता दीजिए, 0.5 होता है। तो क्या 0.5 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, 1/r1 माइनस 1/r2। r1 की वैल्यू हमें 20 सेंटीमीटर रखी है, तो इस केस के अंदर हमारी इंसिडेंट रेज अगर इस तरीके से जा रही हैं तो क्या r1 ये सरफेस होगी और R2 ये सरफेस होगी। क्या R1 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए कि नेगेटिव, सोच के बताइए जल्दी से। इसका सेंटर कहां पर है, इस तरफ, तो क्या ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, ये होनी चाहिए हमारी पॉजिटिव। तो 1/+20 माइनस ऑफ 1/। अब देखिए दूसरा सरफेस का सेंटर किधर है, लेफ्ट तरफ। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किधर है, राइट तरफ। हमारे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है, राइट तरफ, और हमें पीछे आना पड़ रहा है, इसलिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, -20। यहां तक समझ में आएगा आपको? अगर यहां तक क्लियर है तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू बनती है 1/20। ठीक है, यानी फाइनली हमारे पास जो f1 की वैल्यू निकल के आती है वो आती है 20 सेंटीमीटर। आई होप यहां तक सही हो चुका, एकदम क्लियर है। कोई भी चीज में दिक्कत है तो फटाफट इसको पॉज करिए वीडियो को, 1 मिनट पीछे लेके जाइए और फिर वापस से इन सभी चीजों को वापस सुनिए। कुछ नहीं किया है मैंने, सिंपल वैल्यूज लिख के फॉर्मूले के अंदर पुटअप किया है और f1 की वैल्यू निकाल दी है। मैं सेम प्रोसेस रिपीट करने वाला हूं, किसके लिए, दूसरी लेंस के लिए। ठीक है, कौन सी लेंस है हमारे पास, कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स तो वो है, कॉनकेव है ये। तो कॉनकेव लेंस के अंदर भी हमारे पास R1 R2 की वैल्यू कितनी रखी है, 20 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड के फॉर्म के अंदर, और म्यू की वैल्यू कितनी रखी है, जल्दी बोलिए, 1.5। बिल्कुल सही। तो ये हो गया हमारे पास R1, ये हो गया R2, ये हो गया म्यू की वैल्यू 1.5। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे फोकल लेंथ निकालने के लिए, जल्दी बताइए भाई। एक ही तो फॉर्मूला है, कौन सा, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेट्स पुट दिस। सो 1/f2 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1। वैसे मैं चाहता तो 0.5 लिख सकता था, बट जिन बच्चों को पहले क्वेश्चन में दिक्कत आई थी उनके लिए मैंने इस बार पूरा ढंग से लिख दिया 1/। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। इंसिडेंट रेस इस तरफ से आ रही है, R1 पहली सरफेस है, इसका सेंटर लेफ्ट में होगा, तो ये डेफिनेट है ये -20 आएगा। समझ में आएगा आपको, माइनस ऑफ। अब देखिए R2 दूसरी सरफेस है, इसका सेंटर किधर है, राइट में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, +20 आएगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आएगा? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो वैल्यू आ जाएगी 1/-20। करेक्ट है? सॉल्व करने पे f2 की वैल्यू निकल के आ रही है -20 सेंटीमीटर। हमारे पास f1 आ चुका है, हमारे पास f2 आ चुका है। अब क्या करना है, सिंपल, हमें लेंस फॉर्मूला लगा के चीजों को सॉल्व करना है। राइट, करेक्ट, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमें ये बोला गया था कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर। कहां से, L1 से। L1 क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पे हमें ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो क्या हम लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सॉरी लेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1/f1 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u1। क्या यहां तक क्लैरिटी है क्या? अब क्योंकि हमें ये बोला गया है कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पीछे की तरफ है, तो हम u की वैल्यू को क्या लेंगे, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, नेगेटिव में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इंसिडेंट रेस ऐसे जा रही है। करेक्ट है? तो f1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 20 दे रखी है भैया, अभी अभी निकाली हमने। और क्या ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। v1 की वैल्यू निकालनी है, हमें नहीं पता, माइनस ऑफ u1 की वैल्यू, भाई u1 तो लेफ्ट में है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के ऑपोजिट, इसका मतलब नेगेटिव, यानी -10। किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत, क्या यहां तक सभी चीज एकदम क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं 1/v1 इज इक्वल टू 1/20 माइनस ऑफ 1/10। एलसीएम लेना आता है ना आपको, बिल्कुल वही करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करिए, बताइए कितना आंसर आएगा। यहां से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 - 2 माइनस ऑफ 1/20। क्लियर है क्या? जल्दी देखिए फटाफट, जल्दी से देखिए बताइए। अब अगर यहां तक वैल्यू आ गई तो आप क्या देखिए भाई, v1 की वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी आ रही है, ये आ रही है -20 सेंटीमीटर। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जब आपके पास v1 की वैल्यू -20 आई है तो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। अब अगर मुझे इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो सोच के देखिए, 10 तो ये रहा, क्या यहां पे बनेगी मेरी इमेज, कितना दूर, क्वेश्चन के हिसाब से 20 सेंटीमीटर। क्या ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, किसके लिए, द नेक्स्ट लेंस। कौन सी लेंस है मेरे पास, कौन सी लेंस है मेरे पास, जल्दी बोलिए, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से कितनी दूरी है, 10 सेंटीमीटर। यार एक बात बताइए आप मुझे, ये जो I1 है, दिस इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दी कॉनकेव लेंस, राइट, कॉनकेव लेंस। तो कितनी दूरी है कॉनकेव लेंसेज की, 20 तो ये रही, कॉन्वेक्स है, 10 इन दोनों के बीच की, तो 20 + 10 कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। किस तरफ, लेफ्ट तरफ। तो क्या मैं लिख सकता हूं 1/f2 इज इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/u2। क्या u2 की वैल्यू मुझे पता है -30, क्या f2 की वैल्यू मुझे पता है -20। क्या आपको यहां तक समझ में आया क्या? अगर यहां तक कंप्लीट क्लैरिटी है तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/v2 इज इक्वल टू 1/, मैं पहले वो वाली वैल्यू लिख रहा हूं -20,
और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, फिर इधर लेके आऊंगा तो माइनस ऑफ 1/30। अगर आप देखें तो दोनों तरफ नेगेटिव लगा हुआ है, एलसीएम लेने के बाद इनका बेसिक एडिशन होने वाला है। सो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो 1/v2 इज इक्वल टू 30 + 20 कितना होता है, 30 + 20 जल्दी बताइए, 50 होता है, बिल्कुल सही। और एलसीएम ले लो, 30 × 20 कितना होता है, 600। 0 से 0 उड़ाओ, ये आ गया माइनस ऑफ 1/12, यानी v2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, v2 की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 12 सेंटीमीटर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अगर यहाँ तक 100% क्लैरिटी है तो अगला स्टेप हम जहाँ पे क्वेश्चन लिखा है वहीं पे चलते हैं। तो हमारे पास एक बार फटाफट कॉपी कर लेते हैं वैल्यूज को। इसके लिए जो v1 आया था दैट केम आउट टू बी माइनस ऑफ 20, करेक्ट है क्या। इसके लिए जो v2 आया था दैट केम आउट टू बी माइनस ऑफ 12। यहाँ पे जो u2 था मेरे पास वो था माइनस ऑफ 30, और यहाँ पे जो u1 था वो था माइनस ऑफ 10, करेक्ट है क्या। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ दिस लेंस सिस्टम। यार एक बात बताइए, मैग्निफिकेशन निकालना है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u। अब क्योंकि मेरे पास दो लेंसेज हैं तो टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू m1 इंटू m2, राइट। हमें बेसिकली ये निकालना है आपके लिए, समझ में आया क्या। तो टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v1/u1 इंटू v2/u2। क्या ये सारी की सारी वैल्यूज आपको पता है क्या। अगर ये सारी वैल्यूज पता है तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं v1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस ऑफ 20, u1 की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ 10, v2 की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ 12, और u2 की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ 30। कॉमन सेंस कहता है 0 से 0 उड़ा दो, 2 नेगेटिव 4 नेगेटिव उड़ा दो सब कुछ। फिर क्या बचा, 5 से काटते नहीं, 5 से नहीं 6 से काटेंगे तो ये 5 आया, 4/5 आ रहा है मेरे पास आंसर। देखिए तो भाई, तो अगर ये 4/5 ये ना, हाँ, तो 4/5 की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से एक बार चेक कर लीजिए, क्या आपके पास भी एग्जैक्टली यही आंसर आ जाएगा। अगर यही आंसर आ रहा है, यही आंसर आपका एकदम सही है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। इनकेस कोई भी दिक्कत है तो एक बार पॉज करिए, इस पूरे सोल्यूशन को देखिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे भी करीब आधे से थोड़े से कम बच्चों ने छोड़ दिया था क्वेश्चन, कुछ बच्चों के सही हुए हैं, कुछ बच्चों के गलत हुए हैं। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चंस बहुत बनते थे। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो हम कई बार एक्सपेक्ट करते थे 2 साल के अंदर, या कई बार कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के अंदर भी आए हुए क्वेश्चन हैं। अब ये क्वेश्चन जो होते हैं ये बड़े आसान होते हैं, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है मैं आपको फटाफट शॉर्ट में समझाता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये पता है कि एक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा हुआ है, n इज इक्वल टू n0 e⁻ माइनस ऑफ लैम्डा टी, करेक्ट है क्या। यहाँ तक लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, लैम्डा की वैल्यू होती है ln2 अपॉन हाफ लाइफ, ln2 अपॉन हाफ लाइफ। यहाँ तक समझ में आएगा। n0 क्या होता है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज, n क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज रिमेनिंग आफ्टर द डीके प्रोसेस, ठीक है। यहाँ तक एकदम 100% क्लियर है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे जो पूछा जा रहा है वो अल्फा और बीटा डी के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 1 लाख न्यूक्लियाई है, आई हैव 1 लाख न्यूक्लियाइज, और उसमें से सपोज 60% अल्फा डीके करते हैं, तो 1 लाख का 60% अल्फा डीके करेंगे और जो 40% है वो सपोज बीटा डीके कर रहे हैं। तो सिंपल जैसे हम परसेंटेज लेके सॉल्व करते हैं इंटू 60/100 इंटू 40/100, एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं। आपको जो ध्यान रखना है वो सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्रेशन है। अगर आपको ये एक्सप्रेशन ध्यान है तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आई होप मैक्सिमम बच्चों को, इनफैक्ट सभी बच्चों को इतना तो पता होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी देख लीजिए। हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक हैवी न्यूक्लियस है क्यू जिसकी हाफ लाइफ हमें दे रखी है, तो मैं फटाफट लिख देता हूं। यहाँ पे हाफ लाइफ की वैल्यू आ गई 20 मिनट्स, और इसके हिसाब से लैम्डा की वैल्यू आ गई ln2 अपॉन 20 मिनट्स। आई होप यहां तक आपको एकदम क्लियर है। मैंने सिर्फ ये पहली लाइन से जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली वो लिखी है। इट अंडरगोस अल्फा डीके विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 60% एंड बीटा डीके विद, तो अल्फा डीके की प्रोबेबिलिटी है 60% बच्चों, और बीटा डीके की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, 40%। द नंबर ऑफ क्यू न्यूक्लियाई इज 1000, सो इनिशियली जो n0 है मेरे पास वो कितना है बच्चों, 1000। यहाँ तक समझना है क्या। तो नंबर ऑफ अल्फा डीके ऑफ क्यू इन फर्स्ट 1 आवर, तो हमें ये समझना है कि कितने अल्फा डीके हो गए हैं पहले घंटे के अंदर। तो पहले ये निकाल लेते हैं कितने बचे हैं, वो निकालना आसान है हमारे लिए। कैसे निकालेंगे बच्चों, n इज इक्वल टू n0 e⁻ माइनस ऑफ लैम्डा टी। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 e⁻ माइनस ऑफ लैम्डा टी। लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, ln2 अपॉन 20 इंटू टाइम कितना है बच्चों, 60 मिनट्स। तो यहाँ से कटिंग करेंगे 3 आ जाएगा। क्या यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं सर। 1000 e⁻ ln ऑफ 1/2 की पावर 3। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बेसिक लॉग के प्रॉपर्टीज पता होंगी। यहाँ पे जो नेगेटिव था मैंने इसको ऊपर लेके आ गया, तो 2 की जगह 1/2 बन जाएगा। यहाँ पे जो 3 था ये ऊपर आया था तो 1/2 की पावर चढ़ जाएगा। और अगर आप ध्यान दें तो ln का बेस या लॉग का नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है, e होता है, और यहाँ पर भी e है, तो ये e से सीधे से नीचे उतर जाएगा। तो फाइनली मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1000 अपॉन
2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों? 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8। सो मैं काम करता हूँ 4 इंटू 2 लिख देता हूँ यहाँ पे। अब अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो 4 से पहले काट देते हैं यहाँ पे, तो 250, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज जो बचे हुए हैं वो कितने हैं बच्चों? 1 2 5 125 न्यूक्लियाइज। यानी कि कितना डीके हो गए, माइनस कर देते हैं भाई। सो डीकेज कितने हुए इज इक्वल टू 1000 माइनस 125। इसमें से मुझे क्या निकालना है बच्चों? द नंबर ऑफ अल्फा डीके का कितना परसेंटेज है भाई? 60%। तो मल्टीप्लाइड बाय कितना कर दूंगा, जल्दी से बोलिए? 60/100। 0 से 0 उड़ाओ, 1000 में से 100 हटाते तो 900 बचता है। 25 और हटा दोगे तो कितना बचेगा? 875 बचेगा हमारे पास यहाँ पे। सो ये तो हमारे पास गलत हो गया। 875 इंटू 6/10। क्या समझ में आ रहा है आपको? सॉल्व करें। इसको तो हटा दो, 5 ये बचा, 3 ये बचा, 5 से इसको काटेंगे हम तो कितना बचेगा? 137। 37 का कितना हो जाएगा? जल्दी जल्दी, 7 फिर 5 इंटू 3, जल्दी मल्टीप्लाई करो। 175 इंटू 3 तो 300, 400, 525। एक बार फटाफट देख लीजिए, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मेरे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या है? ऑप्शन नंबर 4 विच इज 525। आई होप यहाँ तक आपको सभी चीज़ें एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आप वापस इस स्लाइड को रोक के देख सकते हैं कि क्या एनालिसिस किया था हमने इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन स्टेम। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो एक छोटा सा पैराग्राफ टाइप का होगा और उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है। अब ये जब आया था जिस अटेम्प्ट के अंदर 2021 के अंदर, बच्चे खुश हो गए थे ये देख के। क्यों? बेहद आसान क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने करके आए थे। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने फेंका किसी पॉइंट O से जमीन से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है मैं इसको ड्रॉ करते जा रहा हूँ। सो हमारे पास क्या है, चलिए एक काम करते हैं। ये 45 डिग्री एंगल है, ये पॉइंट O है, तो एक लाइन मारते हैं। हमारे पास पॉइंट O है यहाँ पे और इसको किसी एंगल से फेंका जा रहा है जो कि कितना है? 45 डिग्री पे। ठीक है भाई, हमें कुछ और भी दे रखा है क्या? अभी तक तो नहीं। फ्रॉम दी वर्टिकल, ओके। अच्छा एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द वर्टिकल। तो अगर वर्टिकल से 45 है तो हॉरिजॉन्टल से कितना होगा? 90 माइनस 45। मैंने इसको डायरेक्टली 45 लिख लिया क्योंकि हमें ये थोड़ा सा काम का है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्पीड भी दे रखी है हमें, तो अगर आप गौर करें तो ये 5√2 आ रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई ux का कॉम्पोनेंट हो गया 5 और uy का कॉम्पोनेंट कितना हो गया बच्चों? 5। ओके, तो प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाना चाहता था बट यहाँ पे कहीं पे अपने हाईएस्ट पॉइंट पे ये 2 हिस्सों में टूट जाता है। ओके, वन पार्ट फॉल्स वर्टिकली डाउन टू द ग्राउंड। तो एक पार्ट जैसे ही टूटता है उसकी वेलोसिटी कुछ नहीं यानी 0 हो जाती है और वो वर्टिकली नीचे गिर जाता है। कितना समय लगता है बच्चों इसको गिरने में? 0.5 सेकंड्स। ओके, आफ्टर द स्प्लिटिंग द अदर पार्ट t सेकंड्स आफ्टर द स्प्लिटिंग फॉल्स टू द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ x। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ कहीं गिरा होगा और एट अ डिस्टेंस ऑफ x मीटर्स फ्रॉम द पॉइंट O। तो ये जो दूरी हमें दे रखी है ये दे रखी है x, यानी ये पार्टिकल गिरते तो यहाँ पे बट एक्चुअल में ये आगे की तरफ गिरा है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हम यूज करेंगे यहाँ पे वो दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, तो हमें ये पूरा क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है हमसे इस क्वेश्चन के अंदर। हमसे पूछा कितना समय लगेगा, यानी टी की वैल्यू निकालनी है। टी क्या था फटाफट देख लीजिए। टी था हमारे पास इस पार्टिकल को गिरने में समय कितना लगेगा। ठीक है भाई, अच्छा तो अब टी के लिए क्या हम कह सकते हैं कि जब हम काइनेमैटिक्स पढ़ते हैं उसके अंदर 2 टाइप के मोशन पढ़ते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन, जल्दी बोलिए, 2 डायमेंशन। करेक्ट। तो मोशन इन 1 डायरेक्शन में हम सारी इक्वेशंस पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे कि v = u + at, s = ut + ½ at square, v square = u square + 2as। बट जब हम काइनेमैटिक्स 2D पढ़ते हैं तो हम कोई नई इक्वेशन नहीं पढ़ते, हम यही इक्वेशन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में लगाते हैं, x में और y में, और ये कहते हैं कि x में जो भी मोशन हो रहा है वो सिर्फ x के पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है और y में जो भी मोशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ y के पैरामीटर्स में डिपेंड करता है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या मैं फिर से यही बात दोहरा सकता हूं और कह सकता हूं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम एंड द बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, तो क्या मैं कह सकता हूं सारी y डायरेक्शन के पैरामीटर्स ही डिटरमाइन करेंगे y डायरेक्शन का मोशन। बिल्कुल सही बात है। तो एक काम करें, हम क्या करते हैं इन पार्टिकल्स को नामकरण कर देते हैं इनका, एक को बोल देते हैं 1, दूसरे को बोल देते हैं 2। जो पहला पार्टिकल है वो सिंपल फॉल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं वो जब अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे है तो उस समय पे उसकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? 0। बिल्कुल सही है। तो uy1 मस्ट बी 0। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा, इनकी अगर मैं हाइट को कुछ देर के लिए कैपिटल H मान लेता हूं तो क्या दोनों पार्टिकल्स y डायरेक्शन में सेम हाइट से फॉल कर रहे हैं, यानी uy1 भी 0 है और uy2 भी 0 है।
और दोनों ने जो y डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करी वो एग्जैक्टली सेम है बच्चों, देख लीजिए वो एग्जैक्टली सेम आ रही है। अब अगर वो एग्जैक्टली सेम आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी सेम, डिस्टेंस कवर्ड सेम, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, जल्दी से सोचिए। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। क्या यहाँ पे दोनों ही पार्टिकल्स के लिए जीरो है? क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन दोनों पार्टिकल्स पे बराबर लग रहा है? क्या यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड है इन वाई डायरेक्शन दोनों पार्टिकल्स की सेम है? तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं टू टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एस वाई अपॉन ए वाई वैल्यू आ रही है? और अगर ये वैल्यू आ रही है बच्चों तो एस वाई की वैल्यू तो सेम और ए वाई की वैल्यू किसके बराबर है? जी के बराबर है। तो क्या यहाँ पे दोनों का टाइम भी सेम आना चाहिए? बिल्कुल सही, यहाँ पे दोनों का टाइम सेम आना चाहिए, बिकॉज वाई डायरेक्शन में दोनों के पैरामीटर्स एग्जैक्टली इक्वल है। जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, यानी वाई डायरेक्शन के पैरामीटर्स इक्वल होने के कारण समय लगेगा दोनों को नीचे गिरने में वो एग्जैक्टली बराबर होगा। तो हमारे पास इसका आंसर हो गया 0.5 सेकेंड्स। आई होप यहाँ तक एकदम क्लैरिटी है। बेहद आसान क्वेश्चन था ये सभी बच्चों के लिए, मात्र 12% बच्चों ने छोड़ा है, बाकी सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया था इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, हमसे पूछा गया है x बताओ कितना होगा। अब यहाँ पे x क्या था बच्चों, फटाफट देखिए। x था दूसरा पार्टिकल x डायरेक्शन में कहाँ पे जाके गिरा। अब यार आपको एक चीज पता होगी, क्या पता होगी आपको, ये जरूर पता होगा कि जो पार्टिकल फायर करा गया है उसका सेंटर ऑफ मास वही पाथ फॉलो करेगा जो वो एक सिंगल पार्टिकल होता। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन थी डॉटेड लाइन पे यहाँ पे कहीं खत्म हो रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, r,0। क्या समझ में आ रहा है क्या? अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट r,0 है तो ये जो पार्टिकल है पहला वाला पार्टिकल ये तो बीच में ही गिर गया। कहां पे गिरा? फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो टॉप मोस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बच्चों? r,2 क्या यहां तक समझ में आ रहा है? क्या ये पार्टिकल्स इक्वल मास के हैं? बिल्कुल, क्वेश्चन में कहा गया है। तो अगर ये इक्वल मास के हैं तो क्या ये जो सेंटर ऑफ मास है वो तो यहां होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास से एक पार्टिकल जितना दूर उतना ही क्या दूर दूसरा पार्टिकल होना चाहिए, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही। तो यहां पे क्या मैं कह सकता हूं ये डिस्टेंस भी r/2 होनी चाहिए पार्टिकल की सेंटर ऑफ मास से। तो क्या मैं यहां पे कोऑर्डिनेट्स बोल सकता हूं r + r/2, 0 विच इज हाउ मच 3r/2, 0। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो हमें अब क्वेश्चन के अंदर मात्र r की वैल्यू निकालनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आपको r की वैल्यू निकालनी आती है? हाँ बिल्कुल, r की वैल्यू निकालना बहुत आसान काम है हमारे लिए। कैसे? देखिए दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो अगर आपको रेंज का फॉर्मूला याद हो, कौन सा फॉर्मूला होता है भाई? u² sin 2θ/g। या फिर रेंज का एक और हम जो क्लासेस में बेसिक्स डिस्कस करते हैं उसके अंदर ux ui/g सीधा लिखो यार। अब देखो ux है 5, uy है 5, तो 5 × 5 25, 25 × 2 50, 50/10 कितना हो गया? अरे जल्दी बोलिए, 50/10 कितना हो गया? क्या ये आंसर 5 मीटर आ रहा है क्या? किसकी वैल्यू है ये? रेंज की वैल्यू। हमें क्या निकालना था? x क्या है? 3r/2। r की वैल्यू 5 रखेंगे तो क्या आएगा? 3 × 5 15, 15/2 बताइए 7.5। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 7.5। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ एकदम क्लियर है, कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन थोड़ा आसान था लेकिन बच्चों ने आप देखिएगा बहुत गलतियां करी है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कोई क्वेश्चन अगर आसान आ जाए तो उसको बहुत ही ग्रांटेड फॉर्म में नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि वो डेफिनेट सही हो आपका। आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है जहां पे हमें एक सर्किट दे रखा है, सर्किट के अंदर कुछ रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं, एक कैपेसिटर दे रखा है और दो बैटरी दे रखी है। इस क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आप कोशिश करिएगा कि आप सर्किट को ढंग से बनाएं। कहने का मतलब अगर आप सर्किट को ढंग से नहीं बनाएंगे तो आप जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं इन सभी क्वेश्चंस के अंदर। ये क्वेश्चन निहायत ही आसान, बेहद आसान क्वेश्चन है और आपसे अगर आपकी शिफ्ट में ऐसा इस लेवल का कोई क्वेश्चन आ जाए तो मेक श्योर कि वो एकदम सही हो। चलिए हम इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर बेस्ड चीजों को पढ़ेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि 7th और 8th क्वेश्चन इसी का पैटर्न पे बेस्ड है। इन द सर्किट शोन बिलो द स्विच S is connected to position P for a long time so that the charge on the capacitor becomes Q1। तो हमारे पास कहा गया कि जब ये P से कनेक्टेड है तो इस वाले कैपेसिटर में चार्ज है वो है Q1। देन S is switched to position Q after a long time। तो पहले तो हमने क्या किया, S को P से किया तब इस पे चार्ज Q1 है, और जब हमने बाद में S को Q से किया तब इस पे चार्ज कितना हो गया बच्चों? हमारे पास Q2 हो गया। हमें क्या निकालना है एक बार देख लेते हैं। हमें यहाँ पे निकालना है Q1 की वैल्यू और निकालना है हमें Q2 की वैल्यू। तो बेसिकली हमें दो बार सर्किट्स बनाने पड़ेंगे और इन दोनों सर्किट्स को लेके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, जो हमारे पास Q1 है उसके लिए सर्किट बनाते हैं और जो Q2 है उसके लिए सर्किट बनाते हैं। तो चलिए फटाफट यहीं पे बनाते हैं सर्किट। तो हमारे पास एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, एक बैटरी, दूसरी बैटरी, और यहाँ पे बन गया हमारा सर्किट। अगर आप ध्यान दें तो ये है 1 ओम और ये है 2 ओम, और यहाँ पे डेफिनेटली मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बनाना ही भूल गया, Q1। क्या आपको समझ में आ रहा है? अच्छा एक चीज़ हम वापस लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो कैपेसिटर है क्या उसकी वैल्यू चाहिए ही नहीं हमें, क्योंकि हमें सिर्फ चार्ज पूछा गया है। नहीं, चार्ज के अंदर तो हमें चाहिए रहेगी। ओके, अच्छा दे रखी है हमें 1 माइक्रोफैरेड, तो यहाँ पे 1 माइक्रोफैरेड आपको Q1 है। ठीक है, यही सेक्शन है, आपको यहाँ पे Q1 निकालना है। थोड़ा दिमाग लगाते हैं। क्या हम कह सकते हैं
कि जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी बहुत समय बाद, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ और इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ। अब इस केस के अंदर जो हमारे पास करंट फ्लो होगा वो इस तरफ होगा। अब आप दिमाग लगाइए कि हमने इसी दिशा में करंट क्यों बताया, जबकि बैटरी 1 वोल्ट तो इसका उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहती थी। अरे भाई, पावर का ज़माना है, जो दमदार, जो जिसके पास दम है वही दुनिया पे राज करता है। सिमिलरली आप देख लीजिए एग्जांपल, प्रैक्टिकल दुनिया में यूएस राज करता है दुनिया पे, जो इच्छा होता है कर देता है, कोई उसके कहने या सुनने वाला मानना ही पड़ता है वो जो कहेगा, कोई भी उसको सुना नहीं सकता, कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। सिमिलरली यहाँ पे 2 वोल्ट और 1 वोल्ट में 2 वोल्ट दमदार है, तो क्या कहेगा, मेरे हिसाब से काम होगा भाई। तो इसने कहा कि मैं करंट ऐसे दौड़ाऊंगा तो ऐसे ही करंट दौड़ेगा। लेकिन 1 वोल्ट वाला कोशिश तो करेगा रेजिस्टेंस करने की, 1 वोल्ट वाला कोशिश तो करेगा ही सही। तो जब 1 वोल्ट वाला कोशिश करेगा तो यहाँ पे 2 वोल्ट और 1 वोल्ट के अंदर ऑपोजिशन में सीरीज में लगे हुए हैं। तो अगर आपको याद हो तो E इक्वलेंट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, E1 माइनस ऑफ E2। E1 की वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ पे जो बलवान है उसको पहले लिख रहा हूँ और जो कमजोर है उसको बाद में लिख रहा हूँ। तो टोटल वोल्ट कितना आ गया, 1 वोल्ट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इस सर्किट के अंदर R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है भाई, 1 ओम और 2 ओम है, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 3 ओम। क्या मैं यहाँ पे करंट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल, बड़ा आसान है मेरे लिए। करंट की वैल्यू हो गई E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R। E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, E इक्विवेलेंट की वैल्यू है 1 और ये हो गया 3, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 एम्पियर्स। अगर आपको यहाँ तक सभी चीजें एकदम क्लियर है, 100% क्लैरिटी है, तो अब हम क्या करेंगे, मुझे इसके अक्रॉस कैपेसिटर पता है, मुझे चार्ज निकालना है बच्चों। तो Q1 इज इक्वल टू C इंटू V ऑफ AB, यानी जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालने में मुझे इंटरेस्ट है। अब अगर मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या लगाऊंगा, KVL। KVL कहां से कहां तक, एक काम करते हैं, ऐसे घूम जाते हैं KVL के अंदर। तो हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से घूम जाते हैं KVL के अंदर। अब अगर KVL के अंदर ऐसे घूम दें तो क्या वैल्यू बननी चाहिए, आप बताइए। यहां से शुरू करें हम, बिल्कुल। तो V ऑफ A, इसी दिशा में करंट फ्लो हो रहा है, सो माइनस ऑफ 1/3 इंटू 1, करेक्ट है। प्लस से माइनस जा रहा हूं, माइनस ऑफ 1 वोल्ट। फिर आ गया VB पे, तो ये आ गया VB। तो V ऑफ A माइनस V ऑफ B इज इक्वल टू, अगर आप गौर करें तो 4/3 वोल्ट आ रहा है। और हमें निकालना क्या था, Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 इंटू V ऑफ A भी कितना हो गया बच्चों, 4/3 वोल्ट। सॉल्व करने पे ये बन जाएगा 1.33 माइक्रो कूलम। एक बार फटाफट देख लीजिए, आपको यहां तक कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1.33 माइक्रो कूलम, अगर आप गौर से देखें तो यहां पे हमारे पास जो Q1 की वैल्यू है वो किस में दे रखी है, माइक्रो कूलम के अंदर। अब अगर ये माइक्रो कूलम में दे रखी है तो ऑब्वियसली हमारे पास जो वैल्यू आई है वो भी किस में आई है, माइक्रो कूलम में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपको नंबर्स लिखने थे, तो 1.33 इज द करेक्ट आंसर। अब क्योंकि 1.3333 इस तरीके से आंसर होना चाहिए, राउंड ऑफ करने के बाद भी 3 वैल्यू 4 नहीं बन पाएगी क्योंकि वो नंबर छोटा है। अगर यहाँ तक सभी चीजें एकदम क्लियर है तो अगले स्टेप पे चलते हैं, जहां पे वी विल टॉक अबाउट हमारा Q2। अब Q2 के बारे में बात करें तो सबसे पहले वापस से क्या करते हैं, सर्किट बनाते हैं। सर्किट बनाना बड़ा आसान होता है, कोशिश करिएगा आप सभी जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम फिजिक्स में डायग्राम ड्रॉ करने का करें। अगर 2% भी चांस है कि क्वेश्चन में डायग्राम बन सकता है तो जरूर बनाइएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन समझना, उसको सॉल्व करना, सही आंसर निकालना बड़ा आसान हो जाता है। तो हम करते हैं शुरू। तो हमारे पास यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 2 ओम्स, यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड का, और यहाँ पे एक करंट कंटीन्यूअस वैल्यू। ठीक है क्या, एक बार फटाफट देख लीजिए, आपको डाउट हो तो बताइएगा। अब क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो A पॉइंट है और ये जो B पॉइंट है, स्टेडी स्टेट आने के बाद यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब अगर कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो इस ब्रांच तो बेकार हो गई। तो करंट फ्लो कहाँ होगा, जहां 2 वोल्ट की इच्छा होगी। कैसे इच्छा हो रही है भाई 2 वोल्ट की, 2 वोल्ट की इच्छा तो इस तरीके से हो रही है, कुछ एंटी क्लॉकवाइज सेंस के अंदर। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, क्या यहाँ पे E इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 वोल्ट है और R इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 + 1 जो कि सीरीज में है, तो 3 ओम्स होनी चाहिए। तो क्या आप यहां से करंट निकाल पाएंगे, बिल्कुल, बड़ा आसान काम है। I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, जो की वैल्यू आ जाएगी 2/3 एम्पियर्स। अब अगर आपके पास इतना आ गया है ना तो आप ऑलमोस्ट आंसर के बड़े करीब हैं। कैसे, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। क्या हम A से B अगर जाएं तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वो उतना ही होगा जितना 1 ओम का होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 1 ओम और 1 माइक्रोफैरेड एक दूसरे के पैरेलल में लगे हैं। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में लगे हैं तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम, विच इज हाउ मच, I इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2/3, R की वैल्यू कितनी है 1। तो क्या ये आंसर हो गया 2/3 वोल्ट। आंसर आपके पास अभी नहीं आया है,
आपको निकालना क्या था बच्चों? आपको निकालना था Q2। Q2 क्या था? चार्ज ऑन द कैपेसिटर। Q2 का फॉर्मूला क्या होता है? Q2 का फॉर्मूला होता है Q2 इज इक्वल टू CV। C की वैल्यू है 1 माइक्रोफैरेड और V की वैल्यू कितनी है? 2/3 वोल्ट। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 2/3 माइक्रोकूलम। क्या आपको यहां तक समझ में आया? अगर आपने गौर किया हो तो Q2 के अंदर भी आपको माइक्रोकूलम में ही आंसर निकालना था, तो इस केस में आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है 0.66666 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। काफी सारे बच्चों ने जिस साल ये पेपर दिया था उन्होंने आंसर में 0.66 लिख के आ गए थे। अब यार इतना तो कॉमन सेंस लगाओ यार, जब अपने को 2 डिजिट तक लिखना है तो हमें राउंड ऑफ करना जरूरी है। तो अगर आपने राउंड ऑफ नहीं किया तो आपका इतनी मेहनत करने का कोई आपको अवार्ड नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला इस केस में। तो इस केस के अंदर आपके पास राउंड ऑफ करने के बाद 0.67 विल बी योर आंसर। तो यहां तक आपको एकदम समझ में आना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको फिर से इस चीज को देखना है तो यहीं पे स्क्रीन को पॉज करिए, जो प्रोसेस बताया गया है उसको ध्यान से देखिए, अपनी खुद की कॉपी में करिए और देखिए कि क्या आपको इस चीज के अंदर कोई डाउट या कोई कॉन्सेप्चुअल एरर तो नहीं कर देंगे आप अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा। तो इन्हीं सब चीजों को बहुत अच्छी तरह सीखना है हमें कोशिश करनी है कि इस पैटर्न पे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आने वाले साल में 2025 के अंदर तो हम उसको आसानी से अच्छे तरीके से कर पाए। आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस आप देख ही लेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे ने जब पहली बार इसके बारे में सोचा तो काफी सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ के हटा दिया कि भैया हमारे बस का नहीं है। बट थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो इसमें कैलकुलेशन भले से थोड़ी लंबी जा रही है, थोड़ी सी अजीब सी आ रही है, बट क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद बहुत सिंपल बन जाता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फॉर अ चार्ज विच इज KQ/R ये पता होना चाहिए। पोटेंशियल जीरो हो रहा है, कैसे हो रहा है वो पता होना चाहिए। एक स्केलर क्वांटिटी होती है पोटेंशियल, वो पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, पहला है -Q और दूसरा है +Q/√3 विच आर प्लेस इन द XY प्लेन एट ओरिजिन। तो हमें एक तो ओरिजिन पर रखा हुआ है और दूसरा पॉइंट 2,0। तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे बच्चों, कितना है 2,0। द रिजल्ट्स इन एन इक्विपोटेंशियल सर्कल ऑफ रेडियस r एंड पोटेंशियल। अच्छा, तो हमें ये कहा गया ये जो पूरा सर्कल बन रहा है ना बच्चों, इसका पोटेंशियल क्या है? 0 है। विद इट सेंटर एट B,0। तो हमें ये बोला गया कि ये जो सेंटर है ना ये B,0 है। अच्छा, मैं कुछ और पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ इसके अंदर। मैं इस पॉइंट को कुछ A नाम दे देता हूँ, सेंटर को B नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट को C नाम देता हूँ। जो A पॉइंट है वो हो गया A,0, जो C पॉइंट है वो हो गया C,0। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। अब अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ऑल लेंथ्स आर मेजर्ड मीटर्स। तो सारी की सारी लेंथ्स यहाँ पर जो है वो मीटर्स में मेजर करी जा रही है। आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं किसके, जहाँ पे आपका Q/√3 चार्ज को रखा हुआ है। अगला काम क्या होने वाला है हमारे लिए? अगला काम ये होने वाला है कि हम कोशिश करेंगे कि A पॉइंट और C पॉइंट की अगर जरूरत पड़े तो सॉल्व करें। चलिए, पूछा क्या गया है, हमसे बोला गया R निकालो। R क्या है? रेडियस ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो चलिए पहले वही निकाल लेते हैं। R कैसे निकालेंगे, चलिए सोचते हैं। अगर मुझे R निकालनी है तो मुझे C पता होना चाहिए, ये वाला, माइनस A पता होना चाहिए, वो वाला, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास R आ जाएगा। जल्दी से देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मुझे चाहिए उससे मुझे क्या निकालना है वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर आप इतना समझ पा रहे हैं तो मुझे अब मेरा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया है कहाँ पे, टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ A एंड C। अब A निकालने के लिए A पे पोटेंशियल 0 है, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट A को मैं कैसे लिखूंगा? -Q चार्ज के लिए K टाइम्स -Q अपॉन, ये दूरी कितनी है बच्चों? ये दूरी है A, ठीक है। और इस वाले के लिए प्लस ऑफ K टाइम्स Q/√3 होल अपॉन। अब मुझे ये दूरी चाहिए बच्चों, ये दूरी कितनी होगी? ऑब्वियसली अंडरस्टूड है सर, B से A जाना है ना आपको, तो B तक तो 2 है और A पे A है, तो इसको माइनस कर दो, क्या दिक्कत है? सो 2 माइनस ऑफ A, और ये किसके बराबर है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बराबर है 0 के। अब अगर यहाँ से सॉल्व किया जाए तो देखिए भाई, K और K खत्म, Q और Q खत्म, बचा क्या मेरे पास? इसको उधर लेके जाता हूँ तो ये मेरे पास बचता है 1/A इज इक्वल टू 1/√3 2 माइनस ऑफ A। ये वो फटाफट देख लीजिए। अब अगर यहाँ तक समझ में आए तो हम क्या लिख सकते हैं? A इज इक्वल टू 2√3 माइनस A√3। सही है क्या? जल्दी से देखिए, क्या यहाँ से A की वैल्यू निकल पा रही है मेरी? बिल्कुल, A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2√3 अपॉन √3 + 1। सो दिस इज 2√3 अपॉन √3 + 1। अगर मैं इसके अंदर फैक्टराइजेशन कर दूं, √3 - 1 √3 - 1, तो क्या बन जाएगा? सोच के देखिए, √3 + 1 एंड √3 - 1 अगर मल्टीप्लाई करूंगा 2 बनेगा, और ऊपर भी 2√3, तो 2 तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? बचा √3 - 1 विच इज हाउ मच? चलिए 3 माइनस √3 बन जाएगा। यहां तक आई होप आपको क्लियर है। अब क्या करने वाले हैं हम C पॉइंट निकालना चाहते हैं। C पॉइंट क्यों निकालना चाहते हैं? ताकि हम रेडियस निकाल सकें। तो चलिए थोड़ी मेहनत करते हैं C के लिए। तो पोटेंशियल एट पॉइंट C मस्ट बी इक्वल टू, अब देखिए C पॉइंट की दूरी ओरिजिन से कितनी है? C ही है, तो क्या लिखेंगे? K - Q
होल अपॉन सी, और ये जो पॉइंट रखा हुआ है इसको मैं पी नाम दे देता हूँ, इस पी पॉइंट से सी पॉइंट की दूरी कितनी है, सी माइनस ऑफ 2, तो क्या लिखेंगे प्लस ऑफ के टाइम्स क्यू बाई रूट 3 डिवाइडेड बाय सी माइनस ऑफ 2। क्या तक क्लियर है? अब अगर यहां तक आपको क्लियर है तो हम अब सी क्यों निकालना चाहते हैं, तो के से के खत्म, क्यू खत्म, क्या बचेगा मेरे पास 1 बाई सी इज इक्वल टू, अब अगर आप गौर करें तो वहां पे 2 माइनस ए था और यहाँ पे कितना है बच्चों रूट 3 सी माइनस ऑफ 2। इसको सॉल्व किया जाए कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए कितना बनेगा, ये बनेगा 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1। यही बन रहा है, एक बार चेक कर लीजिए फटाफट, बिल्कुल यही बन रहा है। तो ये वैल्यू किसकी आई, सी। इसी को अगर मैं रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, किससे करूँ, रूट 3 प्लस 1 से, तो मेरे पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा रूट 3 प्लस 1, यानी सी की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 3 प्लस रूट 3। जल्दी से देख लीजिए, मेरे पास ए आ गया है, मेरे पास सी आ गया है, अगला काम क्या है मेरे पास, रेडियस निकालना। तो सी ये रहा, ए ये रहा, माइनस करो तो एक बार, जल्दी से माइनस करो, सी और ए को माइनस करके देखो, सी और ए को माइनस करने पे कितनी वैल्यू आ रही है, जल्दी बताइए भाई। तो सी मेरे पास ये रहा, माइनस ऑफ ए करूंगा तो आ जाएगी मेरे पास 3 तो कैंसिल आउट हो गया, 2 रूट 3 डिवाइड बाय 2, क्या आंसर आ गया रूट 3। क्या रेडियस की वैल्यू आ गई रूट 3, रूट 3 मतलब कितना होता है, इतना तो हमें पता है 1.732। क्या ये वैल्यू मेरा फाइनल आंसर है, पर आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मैं सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 1.73। दिस इज माई फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? चलिए, काफी सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था क्योंकि उनको समझ में आ गया था करना है क्या। थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी जा रही है बट इतनी भी टफ नहीं है कि आप लोग एडवांस के पेपर में ये ना कर पाए। अगला हमें बी की वैल्यू निकालनी है। बी क्या था, बी क्या था, सेंटर था हमारा, देखिए बी सेंटर पॉइंट था, तो बी की वैल्यू कैसे निकालें। तो अगर हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या हम यहां से कह सकते हैं कि बी इज नथिंग बट ए प्लस सी बाई 2। ए प्लस सी करो, क्या यहाँ पे रूट 3 और रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 3 प्लस 3 अपॉन 2, यानी 6 अपॉन 2 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब कुछ बच्चों ने यहाँ पे 3 लिख के आ गए, 3 लिख के आ जाओगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक चाहिए, यानी कि 2 जीरो आएंगे। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसका मतलब आपको डेसिमल के बाद आप अनसर्टन हो, जो आपको गलती नहीं करनी है। चलिए एनालिसिस आप देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो अप्लाई की जाती है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जिसका मास m और रेडियस r है और परपेंडिकुलर टू एक्सिस। अच्छा, तो हमारे पास ये जमीन दे रखी है और एक बॉडी के अंदर ऐसे फोर्स लगाई जा रही है। इसका एक्सेलरेशन है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ a, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g गिवन द ऑब्जेक्ट। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे रोलिंग हो रही है विदाउट स्लिपिंग, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो हमें ये बताना है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन से सही हैं बेस्ड ऑन कि यहाँ पे रोलिंग हो रही है। तो यार कॉमन सेंस कहता है अगर मैं फोर्स इधर लगाऊंगा तो डेफिनेट है फ्रिक्शन लगेगा, अरे हाँ ना। तो मैं फटाफट एक बार इक्वेशंस लिख देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ यहीं पे डायग्राम बना देता हूँ ताकि सोचना आसान हो जाए। यहाँ पे लग रहा है फोर्स, यहाँ पे लग रहा है फ्रिक्शन और ये जमीन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसका एक्सेलरेशन a और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों, नेट फोर्स F माइनस ऑफ F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बताइए कोई भी दिक्कत यहाँ तक? अगला सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क इक्वेशन क्या लिखूंगा, F इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, F इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। और रोलिंग की कंडीशन क्या होती है, रोलिंग कंडीशन A इज इक्वल टू आर अल्फा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, A बाय आर, अल्फा को यहाँ डाल दो। अब अगर आपने अल्फा को यहाँ डाल दिया तो क्या वैल्यू बन गई आपके पास, F इज इक्वल टू आई ए बाय आर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है आपको, ठीक है। तो ये बेसिक इक्वेशंस लिख दी। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें क्या बोला गया है। हमें बोला गया कि अगर फोर्स सेम है तो वैल्यू ऑफ ए डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो। तो हमें ये बताना है कि अगर हमारे पास फोर्स की वैल्यू सेम हो गई तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है तो इसके बारे में सोचते हैं, तो हमें किसके टर्म्स में निकालनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फोर्स निकालनी है। तो सोचते हैं क्या डालें हम, हाँ बिल्कुल, तो फ्रिक्शन की वैल्यू अगर मैं इसमें डाल दूं तो फोर्स क्या बन गया बच्चों, F माइनस ऑफ आई ए बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। करेक्ट है क्या? तो यहां से क्या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। यहां तक क्लैरिटी है क्या? अब मुझे एक बात बताइए, हमें यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात करी गई है, एक तो सॉलिड और हॉलो सिलेंडर के बारे में। तो यार ये सॉलिड और हॉलो सिलेंडर के अंदर अंतर क्या है, अंतर सिर्फ एक ही चीज का है, इनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आई ऑफ सॉलिड का होता है m आर स्क्वायर बाय 2 और आई ऑफ हॉलो का होता है m आर स्क्वायर।
क्या आपको यहाँ समझ में आएगा? अब अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो हॉलो का और सॉलिड का निकालता हूं। हॉलो के लिए यहाँ पे एम आर स्क्वायर डालूंगा, आर स्क्वायर खत्म, क्या बचा एम, एम प्लस एम 2m, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई f अपॉन 2m। समझ में आ रहा है क्या? अगला, अब अगर मैं बात करूं एम आर स्क्वायर बाय 2 की, तो यहाँ पे क्या बचेगा m बाय 2, m प्लस m बाय 2 कितना होता है 3m बाय 2, तो यहाँ पे कितना आ गया, एक बार फटाफट देख लीजिए। अब अगर आपने ये समझ लिया है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट आ रही है फॉर हॉलो एंड सॉलिड, तो फॉर द सेम वैल्यू फॉर डज नॉट डिपेंड, तो ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ये सारे मल्टीपल चॉइस करेक्ट है, तो आपको हर एक ऑप्शन को ढंग से समझना पड़ेगा, ढंग से देखना पड़ेगा। अगला, फॉर सॉलिड सिलेंडर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 2 म्यू जी। अगर एक सॉलिड सिलेंडर है तो हमें बताना है उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो होगी एक्सेलरेशन की वो कितनी होगी 2 म्यू जी। अच्छा भाई, अच्छा तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बताइए फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई हमारे पास म्यू एम जी, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आई ए अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई म्यू एम जी आर स्क्वायर अपॉन आई। एक बार फटाफट देख लीजिए, कोई भी डाउट नहीं चाहिए। ऑप्शन सेकंड में बोला सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के लिए अभी भी लिखा हुआ ऊपर एम आर स्क्वायर बाय 2, तो एम आर स्क्वायर तो खत्म, क्या बचेगा, क्या आपको समझ में आ रहा है? यानी कि सॉलिड सिलेंडर के लिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 म्यू जी, जो कि एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सेकंड ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्राउंड इज ऑलवेज म्यू एम जी। अब यहाँ पे काफी सारे बच्चों ने गलती कर दी थी। क्यों गलती करी थी भाई? म्यू एम जी ही फ्रिक्शन होगा, ये पहला थॉट आता है दिमाग में। थोड़ा दिमाग लगाइए, रोलिंग के अंदर जरूरी नहीं हमेशा मैक्सिमम फ्रिक्शन लगे, ऐसा भी हो सकता है कि उस फ्रिक्शन से कम वैल्यू पे ही रोलिंग इजीली हो जाए। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक होगा और फ्रिक्शन की वैल्यू जरूरी नहीं म्यू एम जी हो। तो इसको तो हम बिना सॉल्व करे भी कह सकते हैं कि उसने कहा है ऑलवेज म्यू एम जी। ऑलवेज लिखते ही हमारा दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए और कहना चाहिए भाई ये तो थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। फॉर अ थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर, तो थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या है भाई? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर वाला। क्या बोला गया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाई 2m। अरे ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहां पे इस केस के अंदर ऑप्शन 4 भी करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन 4। आई होप आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस यहां पे दे रखा है, आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वाइड स्लैब, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एक बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट टीआईआर पे बेस्ड है। टीआईआर का कॉन्सेप्ट क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट, जहां पे हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है, जैसे कि क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो टीआईआर होता है, और डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में रे जाती है तो उस केस में ही टीआईआर पॉसिबल है। तो अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते समय एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, तो रे उसी डायरेक्शन में बेंड हो जाती है जिस डायरेक्शन से आ रही थी, यानी कि डेंसर मीडियम से आ रही थी रेयर की तरफ, तो डेंसर में ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। चलिए उसी पे ये बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। एक वाइड स्लैब है जो कंसिस्ट करती है दो मीडिया के, एक है N1 एक है N2, और उसको हमने हवा है बाहर नहा रख दिया है। A ray of light is incident from medium N1 to N2 at an angle of theta। तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्वेश्चन में दिया गया है थीटा, where sin theta is slightly larger than, तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, sin theta is slightly larger than 1 upon N1, ठीक है। टेक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एज 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। हमें बताना है कि अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को हम 1 ले लेते हैं तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से करेक्ट है। तो चलिए थोड़ा सा एक बार इसको एनालिसिस कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं इसके ऊपर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे एयर है, यहाँ पे दो मीडियम से रखें, ये हो गया N1, ये हो गया N2 और ये हो गया एयर। मैं ये मान के चलता हूँ कि जब ये रे जा रही है यहाँ पे, ये एंगल थीटा है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे N2 और N1 में से कौन सा बड़ा है, मैं एक नॉर्मल डायरेक्शन बना रहा हूँ R। अब अगर N2 डेंसर हुआ तो डेफिनेटली R की वैल्यू छोटी होगी थीटा से, और अगर N2 रेयर मीडियम हुआ तो R की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, किससे? थीटा से। लेकिन मैं ये चीज श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर ये वैल्यू R है तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यू भी R होनी चाहिए। अब जो भी आगे रहेगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं N1 sin थीटा इज इक्वल टू N2 sin R। सिमिलरली N2 sin R इज इक्वल टू, मैं ये मान के चलता हूँ यहाँ से रे निकल रही है, इस एंगल को इमर्जेंट एंगल बोल देता हूँ, तो 1 into sin E। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर आपने गौर किया हो, थोड़ा सा दिमाग लगाया हो, तो यहाँ पे एक हमें क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू दे रखी थी कि साइन थीटा की वैल्यू किससे बड़ी है बच्चों? N1 से, 1/N1 से। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? जल्दी देखिए,
यहां तक समझ में आया क्या? अब क्वेश्चन में बोला गया है कि लाइट रे एंटर्स एयर, यानी हवा में निकल जाती है जब n1 और n2 बराबर होते हैं। तो ठीक है, सोचते हैं क्या ये वैल्यू तो वैसे भी बराबर है हमारे पास, तो क्या हम लिख सकते हैं n1 sin थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। अब ये जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये किससे बड़ी है? 1 से बड़ी है। तो यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे साइन ई है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या साइन ई की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अब अगर नहीं हो सकती तो ये बाहर नहीं निकलेगी, ये इनफैक्ट अंदर ही आ जाएगी। ये कहाँ आ जाएगी? अंदर आ जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने के लिए कि n2 क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? क्योंकि n2 sin r की वैल्यू तो एक्जैक्टली सेम है। तो n1 sin थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई होने से हमारे पास ये वैल्यूज एक्जैक्टली सेम होने से सब कुछ मैच हो रहा है। तो n2 और n1 में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, डजंट मैटर, TIR तो होना ही है। तो इस केस के अंदर द लाइट रे एंटर्स एयर इफ n2 इज इक्वल टू n1, गलत हो गया, लाइट रे तो भाई वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अगले केस में द लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, लाइट रे वापस से n1 में आ जाती है, बिल्कुल आनी चाहिए, फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। Finally, the light ray is reflected back into the medium refractive index n1 if n2 is equal to 1। मैं फिर से कहता हूं फर्क ही नहीं पड़ता है कि n2 क्या है, n1 और ये जो रिलेशन है साइन थीटा से बड़ा होना 1/n1 का वही काफी है TIR को 100% होने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ इक्वेशन एक ही स्टेटमेंट को तोड़ के बनाए गए हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो भाई सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपको 3 नहीं 4 मार्क्स देके जाएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन था 4 मार्क्स का और आपने सभी सही ऑप्शंस को सिलेक्ट कर दिया है। चलिए इसका एनालिसिस आप एक बार देख लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक पार्टिकल है। अब यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात यह है कि कई बार हम मन में ये बना के जाते हैं कि हमें रोटेशनल मोशन नहीं आता, हमें वेव्स नहीं आता, हमें सपोज वेव ऑप्टिक्स नहीं आता, हमें सपोज मॉडर्न फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस रेडियो एक्टिविटी में दिक्कत आती है। तो ये जब हम मानस बना के जाते हैं तो हम इस पैटर्न से एसोसिएटेड कुछ आसान क्वेश्चन भी अगर आए होते हैं एडवांस में तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। बट यही सबसे बड़ी खामी हो जाती है हमारी, क्योंकि यही क्वेश्चन हमें बड़े आसान मार्क्स देने के लिए आए होते हैं और हम उन मार्क्स को रिजेक्ट कर देते हैं। और इसीलिए शायद जेईई एडवांस भी हमें रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस बार सब कुछ करके जेईई एडवांस के अंदर घुसें। और इसीलिए इस सीरीज के अंदर सबसे बेस्ट आउटपुट लेने के लिए एक बार आप इस पेपर को जरूर अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद ये सॉल्यूशंस देखिएगा ताकि आपको और मजा आए और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे इस केस के अंदर एक रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट दे रखा है। अब यहाँ पे रोटेशनल मोशन का नाम सुनते ही हमें थोड़ा डर लग जाता है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बेहद आसान क्वेश्चन पूछा गया है। मैं पहले आपको फटाफट एक बार इसके जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है उसकी बात कर देते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यूज क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। इस चीज को ध्यान रखिएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर इनटू पी। बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन लॉजिक से निकालना बच्चों। टॉर्क is equal to r vector cross f vector और r perpendicular into f लॉजिक से लिख सकते हैं। आई होप अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। एक पार्टिकल है मेरे पास जिसका मास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 0.2 kg है, वो रेस्ट पे है XY प्लेन के अंदर, और इसका जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है -l, -h। कॉमन सेंस कहता है अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यस, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट, वेयर l की वैल्यू हमें दे रखी है और h की वैल्यू में दे रखी है। तो पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड एट टाइम t इक्वल टू 0। तो पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया, कहां से किया गया भाई? अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन किया गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से t इज इक्वल टू 0 से। तो इसका मतलब पार्टिकल शुरुआत में रुका हुआ था अलोंग द पॉजिटिव। इट्स एंगुलर मोमेंटम इन टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है। क्या दे रखा है कि जब भी मैं टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम लिखता हूं वो हमेशा ओरिजिन के अबाउट लिखता हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिक कह दिया भाई ओरिजिन के अबाउट लिखना है। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में हमसे पूछ लेता है किसी और तीसरे पॉइंट के अबाउट, तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि अगर क्वेश्चन में बोला गया है तो वी विल स्टिक टू दैट, हम कोई गलती नहीं करेंगे। एल और टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई जे के आई यूनिट वेक्टर्स, ये तो हमें सब पता ही है और ये भी हमें पता है। तो हमें ये बताना है कि इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। 10 और 1 यानी -10, -1। तो हम क्या करते हैं, अगले पेज पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और एक एक करके ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर कोशिश करेंगे, चेक करेंगे वो सही भी है या नहीं। तो सबसे पहला काम XY एक्सिस -10, -1, तो ये यहाँ कहीं होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट। यहाँ से पार्टिकल इस तरफ बढ़ता है और इसका इस तरफ का एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप मैंने सब कुछ वैल्यू सही ली है। 10, 1 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, हमसे ये बोला जाता है कि पार्टिकल L, -h यानी कि यहाँ कहीं पे L, -h मतलब क्या हो गया? 10, -1 पे आता है कितने समय में? 2 सेकंड में। यानी यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड में। यार अब आप मुझे बता दीजिए एक बात, छोटी सी बात, अगर ये -1 सेम है y पे तो x पे
डायरेक्शन में -10 से +10 गया, तो टोटल कितना चला? बड़ा सिंपल है, ये तो आएगा डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 20 मीटर्स। क्या है, समझ में आएगा? अब ये आंसर आ चुका है हमारे पास 20 मीटर, और एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यार ये तो बेहद आसान क्वेश्चन आ गया काइनेमैटिक्स का, कहाँ इसको आरबीडी में काउंट कर रहा था मैं। क्या होता है फॉर्मूला? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, u की वैल्यू 0, s की वैल्यू 20, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10, टाइम स्क्वायर भाई निकालना है, तो 10 से ये खत्म। क्या t का आंसर आ गया? 2 सेकेंड। सभी बच्चों को ये समझ में आया गया कि पार्टिकल -10, -1 से 10, -1 तक 2 सेकेंड में पहुंच जाता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा एकदम परफेक्ट है। अगला बोलता है टाउ इज इक्वल टू 2 k कैप व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू द पॉइंट l, -h। l, -h कौन सा पॉइंट है बच्चों? 10, -1, यानी हमारे 2 सेकेंड पे पॉइंट था, उस पे हमें निकालना है टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। अब अगर टॉर्क निकालना है तो कैसे निकालेंगे? क्या ये जो पार्टिकल है ये इस तरीके से चल रहा होगा? अरे हाँ ना। क्या इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है, तो क्या इस पे जो फोर्स लग रहा है वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, मास की वैल्यू कितनी रहेगी क्वेश्चन में? 0.2, तो यहाँ पे आ गया 0.2, और एक्सेलरेशन कितना रखा है? 10। यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 2 न्यूटन। क्या यहाँ तक समझ में आया? यार अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा, फास्ट नहीं करूंगा, इनफैक्ट आपको पता तो है इसे कैसे करते हैं हम। क्या यहाँ पे आर परपेंडिकुलर इंटू एफ टॉर्क होता है? बताइए। अब अगर ये सही है तो क्या यहाँ पे ये है मेरी आर परपेंडिकुलर की वैल्यू विच इज इक्वल टू हाउ मच? बताइए। अरे ये तो वाई एक्सिस है ना, 1 है। बहुत बढ़िया। अब यहां से अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो आर परपेंडिकुलर ये रहा, और फोर्स किस दिशा में है? इस दिशा में है। तो क्या आप आर क्रॉस एफ लिख पाएंगे क्या बच्चों? जल्दी बताइए, आर क्रॉस एफ कैसे लिखेंगे? आर है नीचे की तरफ, एफ है इस तरफ, तो आर है नीचे की तरफ और एफ है इस तरफ, यानी कुछ इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। कहाँ गया मेरा हाथ? ये रहा। आर नीचे है, एफ इधर है, तो आर क्रॉस एफ कैसे लिखेंगे? हाथ यू रखेंगे, राइट हैंड थंब रूल, अंगूठा आपकी तरफ, आपकी तरफ मतलब किधर हो गया बच्चों? सोच के देखिए किधर आएगा ये आर क्रॉस एफ? प्लस के कैप के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास जो टॉर्क आ जाएगा वो आ जाएगा आर परपेंडिकुलर इंटू एफ इंटू के कैप, यानी कि आर परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, एफ की वैल्यू 2 इंटू के कैप। आंसर आ गया मेरे पास 2 के कैप। एक बार फटाफट देख लीजिए, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, और इसके अंदर बिल्कुल मैच कर रहा है हमारा सेकेंड ऑप्शन। आई होप यहाँ तक एकदम 100% क्लियर है। अगर क्लैरिटी है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में कहता है कि भाई एंगुलर मोमेंटम की बात करें, वो है 4 के कैप। कहाँ पे? वापस से सेम पॉइंट है, देखें तो l, -h यानी कि 10, -1 पे। यार लेकिन एक परेशानी है, परेशानी ये है कि जब मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करता हूं तो मुझे वेलोसिटी चाहिए होती है। क्यों? वेलोसिटी कहां से आ गई? वेलोसिटी आती है कहां से? आती है लीनियर मोमेंटम से। अगर आप गौर करें तो यहां पे मैंने लिखा था r क्रॉस p, r क्रॉस p के अंदर p इज इक्वल टू m इंटू v, तो इसको क्या लिखेंगे? m इंटू v, यानी वी आर कंसर्न्ड अबाउट द वेलोसिटी एट द पॉइंट 10, -1। तो हमें तो निकालनी पड़ेगी, हमारे पास तो है नहीं, तो कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू 0 आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है, टाइम लग गया 2, तो टोटल वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों? तो मोमेंटम कितना आ गया? मोमेंटम के अंदर तो मास चाहिए, मास की वैल्यू कितनी है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 0.2 इंटू 20 कितना बना? अरे भाई 0.2 इंटू 20 यानी 2 इंटू 2 यानी कि 4 kg मीटर पर सेकेंड। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अब क्या करना है हमें? बड़ा सिंपल काम है। मोमेंटम आ चुका है, हमें लिखना है r क्रॉस p विच इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। अब यहां से क्या हम लिख सकते हैं? r परपेंडिकुलर इंटू p। r परपेंडिकुलर की वैल्यू फिर से वही है, कितनी? 1, p की वैल्यू 4। अब दिमाग लगाइए, r क्रॉस f की वैल्यू क्या होगी? फिर से वही होगी बच्चों, r नीचे और मोमेंटम इधर है, तो हाथ रखो इधर, घुमाओ, अंगूठा किधर है? बाहर की तरफ। इसका मतलब k कैप, यानी फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों? 4 के कैप। किसकी वैल्यू आई? एंगुलर मोमेंटम की। लेट्स मैच। टाउ इज l इज इक्वल टू 4 के कैप व्हेन द पार्टिकल, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट। अगला, टाउ इज इक्वल टू के कैप व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू द पॉइंट 0, -h। यार ये 0, -h है कहां? 0, -h कहां गया हमारे पास पॉइंट? ये रहा 0, यानी x पे 0, -h यानी कि 1, 0, -1। यहां पे हमसे टॉर्क पूछ रहा है, लेकिन टॉर्क तो होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और r क्रॉस f। तो क्या यहाँ पे r क्रॉस f की वैल्यू अगर आप गौर करें तो वो तो हम निकाल चुके हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी फोर्स की वैल्यू तो मास इनटू एक्सेलरेशन है 2 न्यूटन ही होने वाली है, तो 2 इंटू 1 कितना आएगा? मैग्नीट्यूड तो 2 ही आएगा, और डायरेक्शन क्या आएगी? डायरेक्शन आएगी के कैप। तो यहाँ पे ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सही ऑप्शन होना चाहिए था टॉ इज इक्वल टू 2 के कैप, विच इज नॉट देयर, एंड देयरफॉर ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर चौथा ऑप्शन गलत है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास 1, 2 एंड 3। लेट्स प्रोसीड फॉर द एनालिसिस। आप देख लीजिएगा एक बार आराम से, स्क्रीन को पॉज करके आगे बढ़ते हैं।
हमसे पूछा गया कि जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, जो कि हमारे कौन से चैप्टर में आता है, मॉडर्न फिजिक्स में कौन सा सेक्शन, एटम्स का सेक्शन, जो कि बेहद आसान सेक्शन में से आता है, उसके अंदर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बताने हैं कि इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन कौन से सही हैं। पहला, द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। अब यहाँ पे ये सीरीज के नाम आपको पता होने चाहिए, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन। लाइमन का मतलब क्या होता है कि जो फाइनल ट्रांजिशन हो वो 1 पे हो, यानी कि सेकंड स्टेट से n = 2 से 1 पे आए, 3 से 1 पे आए, 4 से 1 पे आए, 5 से 1 पे आए, 6 पे 1 पे आए, फाइनली आए कहाँ पे, 1 पे, उसको क्या बोलते हैं, लाइमन। अगर 2 पे आता है तो उसको क्या बोलते हैं, बाल्मर। अगर 3 पे आता है तो उसको पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर पीफन। ऐसे ध्यान रखना है। अब अपने को यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, हमें पास्चन भी पूछा गया है, बाल्मर भी पूछा गया है और लाइमन भी पूछा गया है, बस यही चीज पूछी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन कहता है द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। अब मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूंगा ताकि आप समझ पाएं कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है। तो लेट अस से n = 1 इज लाइमन, n = अरे एक काम करें 2 3 4, ठीक है, तो ये 3 हो गया, 4 हो गया। मैं कह रहा हूं कि जब हमें बाल्मर के बारे में बोला गया है तो हमारे ट्रांजिशंस ऐसे हो रहे होंगे एंड सो ऑन, ठीक है। सबसे छोटी एनर्जी डिफरेंस कौन सी होगी, 3 से 2 का ट्रांजिशन। सबसे बड़ा एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, इन्फिनिटी से 2 का, करेक्ट है। अच्छा, एनर्जी जो होती है वो होती है hc/λ। किसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं बेटा, जो फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं उसकी, जो एनर्जी इमिट हो रही है उसकी। तो hc/λ के अंदर अगर एनर्जी को हम लिख रहे हैं hc/λ, तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा घटेगा, और अगर लैम्डा बढ़ रहा है तो एनर्जी घट रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी छोटी है, यानी यहाँ पे λ1 बड़ा आएगा और λ2 यहाँ पे छोटा आएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब अगर यहाँ तक समझ में आ चुका है तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1/λ1 = rz², 1/2² - 1/3²। सॉल्व करने पे rz², 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, 9 - 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 अपॉन 9 × 4 कितना हो जाएगा, 36। दैट्स इट। ये किसकी वैल्यू आ गई, 1/λ1 की। क्लियर है क्या, λ2 की बात करते हैं। 1/λ2 = rz²। सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। कॉमन सेंस कहता है इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड वाला सेक्शन है तो वो तो 0 होने वाला है। यहाँ पे क्या जाएगा, 1/λ2 = rz²/4। क्लियर क्या तक, समझ में आ गया। λ1 छोटा है, λ2 बड़ा है, सही है गलत है, सबसे छोटी एनर्जी। अब सोच के देखिए ना, अगर यहाँ पे एनर्जी कम है तो, अच्छा उल्टा लिख रखा हमने, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी भाई, ये एनर्जी छोटी है तो लैम्डा बड़ा होगा। यहाँ तक क्लियर क्या। हमसे पूछा क्या गया था, द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सा है इसमें बच्चों, सो बड़ी वाली कितनी है, λ1 / λ2। λ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 36/5 rz², और 1/λ2 एज इट इज कॉपी मार देते हैं, सो rz²। अब ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर है, /4 rz²। निपटाओ ये, 4 से काटोगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 9/5, यानी फाइनल आंसर में बस क्या आ गया बच्चों, 9/5। क्या यहाँ पे भी 9/5 लिखा है, बिल्कुल। सो हियर वी हैव द फर्स्ट ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पार्ट में। देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ बाल्मर एंड पास्चन सीरीज। अब यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। कभी भी आप अगर किसी भी रेंज की बात करें, किसी भी n = n1 से n = n2 तक की बात करें, हमेशा वो वैल्यूज, वो पर्टिकुलर रेंजेस अलग अलग होती है, एक्सप्रेशंस अलग अलग बनते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज अलग अलग होती हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे कभी भी ओवरलैप नहीं होता है, नॉट ओनली इन बाल्मर पास्चन, किसी के भी बीच में, लाइक लाइमन और ब्रैकेट हो गया या पीफन हो गया, किसी में भी नहीं होता। तो ये तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। The wavelength of Lyman series are given by this expression where lambda naught is the shortest wavelength of Lyman series and m is an integer। तो चलिए एक काम करते हैं, lambda naught जो shortest है उसको निकाल लेते हैं फटाफट। तो Lyman series के अंदर हमें पता है कि वैल्यूज कहाँ से आ रही है, n = 1 से, तो ये इस तरीके से Lyman series आएगी, करेक्ट, इसके ऊपर से। तो Lyman series की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, 1/λ naught = rz², 1/1² - 1/∞। यहीं तक आई क्या। तो ये वैल्यू क्या बन गई अपने पास, 1/λ naught = rz²। यहां तक क्लियर है क्या। और हमसे क्या कंपेयर करना है, वेवलेंथ निकालनी है नॉर्मल की। तो क्या लिखेंगे, 1/λ = rz², 1/1² - 1/ कोई mh से आ रही होगी। अब यहां पे अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो 1/λ = 1/λ naught 1/1² माइनस, इनफैक्ट
तो यहाँ पे अगर अपन माइनस लिखेंगे तो माइनस 1/m², करेक्ट है क्या? अब देख लीजिए हमारे पास ये कुछ उल्टा एक्सप्रेशन बन रहा है। अगर हम लिखना भी चाहें इसको तो इजीली लिख सकते हैं। कैसे? लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट होल अपॉन 1 माइनस 1/m²। क्या ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है कि वो चेक करिए? तो बिल्कुल नहीं। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। लास्ट वाला, द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सी डू नॉट ओवरलैप। बिल्कुल सही बात है। ये हमने अभी भी डिस्कस कर दी सेकंड ऑप्शन के अंदर कि सेकंड के अंदर कोई भी चीजें ओवरलैप नहीं कर सकती। यहां पर ये बोला ओवरलैप नहीं करती, बिल्कुल सही है। यहां पे इस क्वेश्चन में पहला और चौथा हमारा फाइनल आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है। इनकेस कोई भी दिक्कत हो तो आप इस स्लाइड को वापस से रोक के ढंग से देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि किसी भी कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है। इसके एक एनालिसिस आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो कैरी करता है करंट। अच्छा, तो यहाँ पे एक बार मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। फिगर देख लीजिए। फिगर के अंदर कई बार आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। यहाँ पे जो कर्व्ड वायर है इसकी जगह पे आप सिंपल एक वायर रख लीजिए, उससे काम बन जाएगा। उससे काम कैसे बनेगा इसको समझाते हैं। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो कि करंट कैरी करता है 2 एम्पियर्स। तो हमें यहाँ पे इस करंट कैरिंग वायर की वैल्यू दे रखी है और इसको दो पैरेलल रेल्स के बीच में रखा हुआ है। बोथ द रेल्स आर पैरेलल टू the wire and the rod and the rails lie in the same horizontal plane। तो ये सेम प्लेन के अंदर है। Two ends of the semicircular rod are at a distance of 1 centimeter। ये आपको दे रखा है फिगर में 1 centimeter and 4 centimeter। At time t is equal to 0 the rod starts moving। तो t is equal to 0 पे rod starts moving मतलब u is equal to 0 दे दिया हमें क्वेश्चन में, और with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो हमें यहाँ पे t is equal to 0 पे स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड, तो रेस्ट पे नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम कई बार सोचते हैं कि रॉड स्टार्ट्स मूविंग लिखा हुआ है तो मतलब रेस्ट पे है, बट स्टार्ट्स मूविंग के बाद लिखा है विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। रजिस्टर आर की वैल्यू हमें दे रखी है 1.4। कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 5.0 माइक्रोफैरेड। आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन द रेल्स एट टाइम t इक्वल टू 0। C नॉट इज अनचार्ज, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है और हमें ln 2 की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहला काम हमारा होगा कि इस मोशन के कारण जो मोशनल ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू को निकालना। कैसे निकालेंगे हम करते हैं एक काम। यहाँ पे किसी x दूरी पे जाते हैं और इस एलिमेंट को पकड़ लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी है dx। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों? EMF E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE विच इज हाउ मच B इंटू V इंटू L। B की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट आई अपॉन 2πx इंटू वेलोसिटी कितनी है भाई? देख लीजिए, वेलोसिटी को हम v ही लिख लेते हैं, वो 3 मीटर पर सेकेंड है वैसे, तो 3 मीटर पर सेकेंड इंटू dx। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 4 तक। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसको सॉल्व करें हम तो dx तो एक ही जगह पे है, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट इंटू करंट की वैल्यू इंटू वेलोसिटी की वैल्यू। वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में है, डिवाइड बाय 2π इंटू ln ऑफ 4/1। एक बार देख लीजिए यहाँ तक, ये आ गया क्या हमारे पास? ईएमएफ आ गया। हमें अब क्या निकालना है? हमें निकालना है मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम चार्ज। यार देखो, करंट निकालने के लिए क्या करोगे? मैक्सिमम करंट कब होगा? जब इनिशियली t इज इक्वल टू 0 होगा, कैपेसिटर अनचार्ज होगा, क्योंकि तब कैपेसिटर एक्ट्स एज अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो करंट आएगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग? जल्दी देखिए, करंट की वैल्यू आ जाएगी ईएमएफ E/R और चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C इंटू। क्या समझ में आ रहा है? अब अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में गिवन है 4π इंटू 10 टू द पावर -7। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास हाउ मच? 4 इंटू 3 12 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 2 ln 2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना रखा है क्वेश्चन में? 1.4। सो ये आ गया 1.4 सॉल्व करने पे। 12 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 1.4 सॉल्व करने पे आ गया 12 इंटू 10 टू द पावर -7। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या? जल्दी से देख लीजिए, हमारे पास करंट कितना है बच्चों? करंट कितना आ गया? 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर्स। चलिए भाई मैच कराते हैं। मैक्सिमम करंट, ये तो गलत हो गया, ये एकदम परफेक्ट। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। हमें बोला गया कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। कैपेसिटर की वैल्यू कितनी रखी है? 5 माइक्रोफैरेड। तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू वोल्टेज कितना निकाला अभी हमने? बिल्कुल अभी निकाला है हमने। सो 12 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 1.4। ये आया था क्या? चेक कर लीजिए फटाफट। अब अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम क्या करें? चार्ज की वैल्यू अच्छा एक बार देख लेते हैं किस टर्म्स में निकालनी है। 10 टू द पावर -12 में चलेगी ये वैल्यू। तो 6 और 6 12, तो ये हो गया। और हमारे पास बचता क्या है? 5 बचता है, 1.2 बचता है,
1.4 बचता है। भाई ये मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा, बताइए कितना आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएं अपन, तो 5 इंटू 1.4 ही कर देते हैं, तो कितना आता है ये 7 आ रहा है क्या, फटाफट देखिए। तो 7 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 7, 12 इंटू 6 कितना होगा 72, 8.4 के आसपास बनना चाहिए। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर। आपके पास 8.4 के आसपास तो एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। यहाँ तक आपको एकदम समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन एक ठीक ठाक क्वेश्चन की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं, बट एक्चुअल में जिसको कॉन्सेप्ट आता है उसके लिए एक बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है, ये फ्लूइड सेक्शन का क्वेश्चन आता है हमारे पास, जहाँ पे एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स एक कॉन्सेप्ट होता है, उस पर बेस होता है। हम फटाफट इसके कॉन्सेप्ट को पहले देख लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर एक कंटेनर है जो कि किसी ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, और अगर हम इस कंटेनर पे बैठ जाते हैं तो ये कंटेनर हमें रुका हुआ दिखाई देगा। इस पे एक एक्सेलरेशन लगेगा ए जो कि इस तरफ होगा, और एक एक्सेलरेशन लगेगा नीचे की तरफ विच इज ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं ax और ay लिख देता हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ax और ay लिखने के बाद अगर मैं इन्हीं दिशाओं में मूव करूंगा, यानी कि लेफ्ट में या फिर नीचे की तरफ, तो मेरा प्रेशर बढ़ेगा, और अगर मैं इनके ऑपोजिट दिशा में मूव करूंगा तो इनका क्या होगा, प्रेशर घट जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब अगर यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक 100% क्लैरिटी है, तो हम अब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसका बेस ऐसा दिखाया गया है। फटाफट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल दे रखा है और इस सिलेंड्रिकल ट्यूब को ए एक्सेलरेशन से नीचे भेजा जा रहा है। हमें बोला गया P1 और P2 प्रेशर पॉइंट्स हैं 1 और 2 के अंदर, और बीटा की वैल्यू दे रखी है P1 माइनस P2 अपॉन रो GD। हमें उस बीटा की वैल्यू को निकालना है और बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाएं तो क्या हम कह सकते हैं कि भाई ये एंगल 45 डिग्री होगा, और अगर ये वैल्यू D है तो ये वैल्यू भी D ही होगी। मैं इस पॉइंट को कुछ देर के लिए A मान लेता हूँ, समझ में आएगा। अब अगर यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है तो हम ये कहते हैं कि भाई देखो शुरुआत में क्या वैल्यू है g/√2। अगर मैं इस पर बैठ जाऊँ तो यही एक्सेलरेशन क्या इस तरफ हो जाएगा, यही एक्सेलरेशन क्या इस तरफ हो जाएगा। अब g/√2 का 45 डिग्री पे एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो इस तरफ क्या वैल्यू आएगी g/2, और ऊपर की तरफ क्या वैल्यू आएगी बच्चों g/2। तो इस कॉन्सेप्ट का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो ax की वैल्यू कितनी आ गई g/2, और ay की वैल्यू नीचे लग रहा है g, ऊपर लग रहा है g/2। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। मैं ए पे जाऊंगा फिर इस पे जाऊंगा, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि इस तरफ मेरे पास ax की वैल्यू g/2 और इस तरफ मेरे पास ay की वैल्यू g/2 है। क्लैरिटी है कि नहीं यहाँ तक। अब अगर हम प्रेशर 1 से बढ़े तो प्रेशर 1 ऊपर माइनस ऑफ रो इंटू ay इंटू डी प्लस ऑफ, अब मैं a से 2 की तरफ जा रहा हूँ, रो इंटू ax इंटू डी इज इक्वल टू 0, नॉट 0 इज इक्वल टू P2। समझ में आ गया। तो अगर मैं P1 माइनस ऑफ P2 को थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखूं तो ये आ जाएगा, रो डी तो बाहर निकाल लेते हैं, ay माइनस ऑफ ax। क्या यहाँ पे ay और x बराबर है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ P1 माइनस ऑफ P2 रो GD इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बीटा की वैल्यू 0 आ रही है पहले ऑप्शन में। अब अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो ये देखिए ऑप्शन में एग्जैक्टली सेम है, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन तो एकदम परफेक्ट हो गया। अब अगर ये ऑप्शन सही हो गया तो ऑटोमेटिकली सेकंड में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, बड़े आसानी से हम सेकंड ऑप्शन को गलत कह सकते हैं। थर्ड वाले की बात करते हैं, एक्सेलरेशन है g/2। अब अगर एक्सेलरेशन g/2 है तो दिमाग लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, क्या एक्सेलरेशन का g/2 है तो उसका कंपोनेंट cos 45 के साथ g/2√2 हो जाएगा क्या। फटाफट देखिए यहां तक समझ में आ गया। अब अगर यहां तक समझ में आ गया तो यार g/2√2 होने के बाद ये वाली वैल्यू भी क्या g/2√2 होगी, और ay की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये नहीं रहेगी, कितनी हो जाएगी g माइनस g/2√2। देखिए भाई अगर आपको वो पहला आ गया तो पक्का आएगा। तो इस बार ax और ay क्या हो गए, बदल गए। क्या इन वैल्यूज में कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो आपको इसी एक्सप्रेशन को अब कैसे लिखना है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो डी, ay और x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ay की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, g माइनस g/2√2, और x की वैल्यू कितनी थी, माइनस में है बच्चों, माइनस ऑफ g/2√2। यार एक बात बताओ, ये दोनों वैल्यू तो सेम है, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगी वैल्यू, और नीचे क्या है 2√2, 2 से 2 खत्म, क्या बचा g/2। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P1 माइनस P2 रो GD इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। समझ में आएगी क्या वैल्यू बन गई बच्चों, बीटा की वैल्यू बन गई अपने पास √2 माइनस 1/2।
ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया फटाफट देखिए। तो बीटा की वैल्यू रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2, बिल्कुल सही। ऑटोमेटिकली हमें सिर्फ एक ही सॉल्व करना था क्योंकि दोनों में से एक ही सही होगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास हो गया फर्स्ट एंड थर्ड। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। एनालिसिस आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन जो हम सोचते हैं कि बड़े आसान लेवल पे होते हैं। चलिए सोचते हैं इसके बारे में। हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो होता है वो ध्यान रखिएगा +2 होता है, तो Q इज इक्वल टू +2। हमारे पास एक सल्फर आयन है। सल्फर आयन का सिंगली चार्ज बोला हुआ है, तो इसका Q कितना हो जाएगा बच्चों? सॉरी, Q या यू कहो चार्ज 1 हो जाएगा। मास दे रखा है हमें 32 AMU एंड 4 AMU। और इनिशियली एट रेस्ट, तो शुरुआत में ये क्या है, इनकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। उनको एक्सेलरेट किया गया पोटेंशियल v से। तो अगर आपको पता है एक्सेलरेट कराते हैं तो फिर उसके अंदर जो एनर्जी आती है उसका फॉर्मूला लिखते हैं हम Q इंटू वी, करेक्ट। Q इंटू डेल्टा वी होता है, जहां पे डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस केस में वही पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू v कही गई है, इसीलिए हमने बिना हेजिटेशन के Q इंटू वी लिख दिया। is allowed to pass in a region of uniform magnetic field which is normal to the velocity of the particle। ठीक है भाई, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो अगर आपको याद हो तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q टाइम्स V क्रॉस B, और अगर इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है तो क्या मैग्नीट्यूड हो जाएगा, Q इंटू V इंटू B। आगे क्या बोला गया, within this region the alpha particle and the sulfur ion move in circular orbits of radius r alpha RS रिस्पेक्टिवली। तो हमें बस रेडियस के बारे में कमेंट करना है। तो क्या आपको ये सभी बच्चे इक्वल टू mv अपॉन क्यूबी। अब ये mv क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम को क्या लिखेंगे बच्चों, p अपॉन क्यूबी। मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कहाँ से आ रही है, q इंटू वी के फॉर्म में। सो इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया। अच्छा, e क्या है, q इंटू v, राइट। सो 2mq इंटू वी बाय क्यूबी। इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसको जल्दी बता दीजिए। क्या लिखें, 2 q तो निकल गया, v अपॉन p। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपने। r जो है वो है रेडियस, वो मास और q और बाकी वैल्यूज कांस्टेंट है। तो क्या मैं सिंपल लिख सकता हूँ r1 बाय r2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m1 बाय q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ m2 बाय q2। हमसे क्या पूछा गया, रेडियस ऑफ द सल्फर आयन अपॉन रेडियस ऑफ द अल्फा इज इक्वल टू, अब दिमाग लगाओ फटाफट, मास ऑफ द सल्फर आयन कितना है 32 32, चार्ज ऑन द सल्फर आयन कितना है 1 डिवाइड बाय मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल कितना है अंडर रूट ऑफ 4, चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल कितना है बाय 2। क्या आपको यहां तक समझ में आ रहा है? ये उड़ाओ 2 से ये उड़ाओ 16, आंसर कितना आ गया जल्दी से बता दीजिए। 17 का आंसर कितना आ रहा है सभी का 4। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया क्या? सभी बच्चे यहाँ तक क्लियर है? चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए एनालिसिस की शीट आपके पास रहेगी ही रहेगी, आप इसको पॉज करिएगा और आराम से देखिएगा। हम अभी आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन एक्चुअल में आसान क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है आपको, बहुत ही बेसिक लेवल पे चीजें पूछी गई है, बट जिन बच्चों को रोटेशनल मोशन से फियर फैक्टर है, डर लगता है, वो फंस जाएंगे इस क्वेश्चन में। हमें बोला गया कि हमारे पास एक पतली सी रॉड है जिसका मास m है, देख लीजिए ये वाली रॉड है। फिर क्या बोला गया, इट इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्री, हॉरिजॉन्टल मतलब ये इस तरीके से, ये ऐसे घूम रही है, ठीक है। और O पॉइंट के अबाउट घूम रही है। एक थिन सर्कुलर डिस्क है जिसका मास है m और रेडियस है a/4। इज पाइवटेड ऑन दिस रॉड विद इट्स सेंटर एट अ डिस्टेंस ऑफ a/4। तो इसको रख दिया गया कुछ इस तरीके से, डिस्टेंस a/4 है, और ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। Assume that both the rod and the disc have uniform density and they remain horizontal during the motion. An outside stationary observer finds the rod rotating with an angular velocity of ohm and the disc rotating about its vertical axis with an angular velocity 4 ohm. The total angular momentum of the system about the pointer. तो हमें क्या निकालना है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या हम लिख सकते हैं L ऑफ O। सबसे पहले क्या लिखें, रॉड के लिए लिखें, रॉड के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, m L²/3 इंटू ओम, करेक्ट है, ठीक है। फिर अब डिस्क लिखते हैं, तो पहले डिस्क के लिए लिखना चाहें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, m इंटू डिस्क का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m r²/2। r की वैल्यू कितनी है बच्चों, a/4 m r²/2 इंटू इसका क्या लिखें, ओमेगा। ओमेगा कितना है इसका 4 ओम, प्लस ऑफ, आगे कर इस डिस्क का सेंटर भी घूम रहा है तो क्या लिखेंगे, m इंटू वी को क्या लिखेंगे, देखो तो mv इंटू r की वैल्यू कितनी है 3/4। समझ में आ गया? अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू बन के आती है आपके पास वो आती है और अगर आप इस वैल्यू को मैच कराते हैं हमारी जो गिवन एक्सप्रेशन है तो यहां से सॉल्व होने के बाद आपके पास जो वैल्यू बन जाती है वो है n = 49। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 49।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए तो इस पेपर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेहद ही आसान क्वेश्चन था ये भी, और अगला वाला भी कोई टफ क्वेश्चन है नहीं, ये भी एक आसान लेकिन उस टॉपिक पे क्वेश्चन है जिस टॉपिक पे शायद हम थोड़ा कम क्वेश्चन करते हैं, या शायद हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आसान क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे रेडिएशन पे क्वेश्चन आता है। रेडिएशन के अंदर जो आपको समझना है वो ये है कि स्टीफन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीफन्स लॉ आपको याद होना चाहिए। क्या होता है स्टीफन्स लॉ? dq/dt इज इक्वल टू सिग्मा EA T to the power 4। और दूसरी चीज क्या होती है? कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे आसान, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। ठीक है भाई, उन्हीं दोनों चीजों को मिक्स करके यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक छोटी सी ऑब्जेक्ट है जिसको हमने सेंटर पे रखा गया, एक लार्ज इवैक्यूएटेड होलोस्फेरिकल कंटेनर। तो एक होलोस्फेरिकल कंटेनर, उसके सेंटर पे एक चीज रख दी गई हमने, और उसको टेम्परेचर उसका मेंटेन किया गया कितना? Assume that the container is maintained at 0 Kelvin. At time t is equal to 0, the temperature of the object is 200 Kelvin. तो t is equal to 0 पे जो temperature of the object है वो है 200 Kelvin. तो temperature of the object becomes 100 Kelvin. तो 100 Kelvin कब होता है? जब T1 टाइम होता है। और 50 Kelvin कब होता है बच्चों? जब T2 टाइम होता है। Assume the object and the container to be ideal black bodies. The heat capacity of the object does not depend on the temperature. तो हमें बेसिकली एक रेशियो निकालना है कि कितने समय में 200 से 100 पे गया जो कि T1 है, और 200 से 50 पे गया जो कि T2 है, उनका रेशियो। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। क्या हमें ये पता है स्टीफन्स लॉ कहता है dq/dt इज इक्वल टू सिग्मा EA T to the power 4। क्या हमें ये भी पता है Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T होता है, और उसके हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं MS dt/dt। क्या आपको यहाँ तक समझ में आएगा? अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस सेक्शन को कंबाइन करके एक्सप्रेशंस लिखने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा हूँ मैं कहता हूँ सिग्मा EA अपॉन MS। मैंने सारे कॉन्स्टेंट्स एक तरफ इकट्ठे कर लिए, ये MS को इधर ले जाके, और फिर लिखा dt इज इक्वल टू dt अपॉन T to the power 4, और इसका इंटीग्रेट कर दिया। कहाँ से कहाँ तक? जब समय शून्य था, यानी कि शुरुआत थी, तब टेम्परेचर था 200 केल्विन। ठीक है क्या? जब समय t है तो टेम्परेचर कितना हो गया होगा? मान लेता हूं मैं, अगर मैं T1 के लिए निकाल रहा हूं तो 100 हो गया होगा। ठीक है? और अगर इसी एक्सप्रेशन के अंदर मैं थोड़ा सा और दिमाग खर्च करूं तो क्या था हमारे पास? सिग्मा EA अपॉन MS, सिग्मा EA अपॉन MS, और वैल्यू थी हमारे पास d टाइम्स कैपिटल T अपॉन T to the power 4। 0 समय पे 200 केल्विन है, और T2 समय पे कितना है भाई? 50 केल्विन है। यहाँ तो समझ में आएगा? अब अगर इसको थोड़ा सा लिखा जाए, सपोज इसी को हम लिखना चाहें, तो क्या लिख सकते हैं? सिग्मा EA अपॉन MS इंटू T1, राइट? और 1 अपॉन T की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? T to the power -4 प्लस 1 अपॉन -4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 1/3 1/t क्यूब, राइट? और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 200 से 100 तक। तो क्या हम यहाँ से वैल्यू लिख सकते हैं? सिग्मा EA अपॉन MS T1 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ 1/3 1 अपॉन 100 टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन 200 टू द पावर 3। यहाँ समझ में आएगा? और इसको क्या लिखेंगे जल्दी बताइए? सिग्मा EA अपॉन MS इंटू T2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3, और यहाँ पे वैल्यूज क्या लिखेंगे बच्चों? 1 अपॉन 50 टू द क्यूब माइनस 1 अपॉन 200 टू द क्यूब। जल्दी से देख लीजिए, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को 1, सॉरी उल्टा कर देते हैं हम लोग, इस एक्सप्रेशन को 2 और इस एक्सप्रेशन को 1 बोलूं, और अगर मैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करूं, तो क्या आप देख पा रहे हैं? सिग्मा EA अपॉन S जो कि कांस्टेंट वैल्यूज कट जाएंगे, और T2 अपॉन T1 बनेगा मेरा LHS में, विच इज ओवर हियर। ठीक है? अब यहां से 1/100 की पावर 3 और यहां से भी वैल्यूज है, तो अगर मैं इन सबको डिवाइड कर दूं या सॉल्व करने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा मेरे पास? फटाफट देखते हैं हम लोग। सो 1/5 क्यूब माइनस 1/20 क्यूब डिवाइड बाय 1/10 क्यूब माइनस 1/20 क्यूब। देख लीजिए एक बार, मैंने यहाँ से 10 उड़ा दिया सब जगह। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास बन के आती है 9। फटाफट देख लीजिए, यहीं पे हमारा फाइनल आंसर आता है, और ये क्वेश्चन और इसी के साथ साथ ये पेपर 1 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। कुछ ही देर में हम पेपर 2 चालू करेंगे, और उस पेपर 2 को खत्म करने के बाद हम बात करेंगे कि ये पेपर 1 और पेपर 2 के लेवल क्या थे, और इस केस के अंदर मार्क्स और रैंक्स किस हिसाब से गए हैं। चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर चालू करेंगे हम पेपर 2। थैंक यू।